सोचना चाहिए। एक अनपढ़ गंवार आदमी जिसे इंग्लिश में लिखना ढंग से नहीं आता, वो एक सीए को, एमबीए को, इंजीनियर्स को ये कह रहा है कि आंख बंद करके मेरी गुलामी कर ले। और वो कौन? वो भी तुम्हारी तरह का होम बायर। हु इज ही? कोई ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है किसी का, या कोई बैंक का अथॉरिटी है, कोई फाइनेंसर है जिसके पास 400-500 करोड़ रुपए हैं कि अगर नहीं हुआ तो जी मैं अपनी जेब से पैसे लगा के इस प्रोजेक्ट को बचा लूंगा, या कोई गारंटर है, सर्वेयर है आईबीबीआई का, वैल्यूअर है आईबीबीआई का, या है क्या? अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई गस्टेड ऑफिसर भी नहीं है जो गारंटी लेता हो, ना उसने कोई गारंटी दी कहीं, तो फिर क्यों नहीं लोग ये सवाल करते हैं, भाटी साहब आप अपना मकान संभालो, हमारा अपना वोटिंग करने का अधिकार है, या तो मेरे सवालों का जवाब दे दो ताकि मैं आप पे भरोसा कर सकूं। या एओए वाले इतना रायता फैला रहे हैं, वो पूरा बर्बाद करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, उनका आमना सामना कर लो। क्यों पीठ पीछे इल्जाम लगाना, गालियां देना, 7 लाख रुपए खा गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने इतने पैसा बचा दिए। सारी सर्विस भी डाउन पड़ी है, किसी की एक लिफ्ट चल रही है, जितनी लिफ्ट एओए ने चलवा के छोड़ी थी वो भी चलनी बंद हो गई। पार्क में जो हरी घास थी सावन के मौसम में पीली पड़ी है। तो मैं मेंटेनेंस के और उन कामों पे बात ही नहीं कर रहा, मेरे लिए बहुत तुच्छी बात है जी। बट कहीं ना कहीं उसमें एओ को डिफेम किया गया। जब वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट थी, इल्जाम लगाए गए फर्जी, लोगों ने कहा 7 लाख रुपए महीने के खाए जा रहे हैं, एक सिंगल सबूत नहीं मिला। हम जो कहते हैं हम उस चीज के सारे सबूत देते हैं। तो तुम पे भरोसा कैसे कर लें भाई? तुमने ऐसा क्या करा इन 7 सालों में जो तुम पे भरोसा करे? इतना तो मुझे लगता है कि एओ के सेक्रेटरी को भी अधिकार नहीं है कि रेजिडेंट से कह सके कि आप आंख बंद करके इसके ऊपर ये वाला बटन दबा दो। उसके लिए भी मैं 3-3 घंटे तक बातचीत कर रहा हूँ लोगों से, जो भी सिचुएशन है इस सोसाइटी की उसके अंदर, और एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ, एक एक बात पे हम डिस्कशन करके समझ रहे हैं क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत। अब ईश्वर मालिक है, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इस तरीके से वोटिंग होगी तो वाकई में क्या ये रेजोल्यूशन प्लान बनाने की भी जरूरत थी हमें? तो ना रेजोल्यूशन प्लान बना, ना किसी ने बनाया ही है। और सीओसी में हम होम बायर थे, 73% हमारा हक है, तो उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए था अपनी एक्चुअल रजिस्ट्री कराने के लिए, जिसके लिए हमने फाइट करी और 10 सीओसी तक इसे संभाले भी रखा पूरे प्रोसेस को, और उसका बेस्ट बेनिफिट होम बायर को दिलाने के लिए हम लोगों ने दिन रात काम किया। बट जब रिजल्ट मिलने का टाइम आया होम बायर के लिए, तो वही विनय जैन और वही उसके टट्टू, जैसे इतने सालों से पैसों के लिए, अपनी गुंडागर्दी के लिए, अपने लोकलिज्म के लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे लोगों के इमोशंस का, वो फिर करने आ गए। अभी तक क्यों नहीं था ये कोई ऑडियो? जब भी कोई वोटिंग आती है तभी क्यों आ जाते हैं ये? वाकई में क्या हम बिल्कुल अनपढ़ हैं? तो मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट के लिए, लेकिन ये जरूर सारे एजुकेटेड लोगों के लिए सोचने का विषय है कि क्या वाकई में हम एजुकेटेड हैं? एजुकेटेड का मतलब एकेडमिक नहीं होता दोस्तों। एजुकेटेड होने का मतलब होता है अपने अच्छे अपने बुरे का फर्क जानना, सही गलत का निर्णय लेना, और ये दोनों शिक्षाएं अपने बच्चों को देना, अपने घर वालों को देना, अपने दोस्तों को जो गलत रास्ते पे हैं, गलत संगत में, उनको बचाना। और हम क्या कर रहे हैं? हम शिक्षा ले रहे हैं। किन से ले रहे हैं? जो मास्टर डिग्री करके बैठे हैं, गुंडागर्दी की, अय्याशियों की। एनीवे, जितनी बात करी जाए उतनी कम है, सबको सब पता है। तो हम अपने फ्यूचर को तो धकेल ही रहे हैं एसोसिएशन की ना मान के। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए, और आगे अगर नहीं मानेंगे तो 4 करोड़ की सीआरपी कॉस्ट हमारे ऊपर ऑलरेडी है, और इतने ही करोड़ की नेक्स्ट सीआरपी और 2 साल हम दाव पे लगाने जा रहे हैं। आप लिख लो मेरी बात को, अगर ये प्लान पास हो भी गया तो अगले 2 साल कुछ नहीं होना, ईंट भी नहीं हिलेगी यहाँ पर एक सिंगल। मेंटेनेंस उगाया जाएगा,
और धीरे-धीरे अभी मेरे को आज भी किसी ने बताया कि आरएफआईडी हमारे हैं, बूम बैरियर का है, ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, ये कहते हैं कि हमारे एसटी कर लो टीआर पे। कुछ ऐसा भी कुछ आज किसी ने मेरे को बताया। तो धीरे-धीरे मैनुअल सिस्टम पे कन्वर्ट करते जा रहे हैं और रेज़िडेंट को लग रहा है कि हमारी लड़ाई तो शायद आशीष लड़ लेगा ज़िंदगी भर या एओए लड़ लेगी, तो कल को आपकी आवाज़ सुनने के लिए शायद कोई आपके पीछे ही ना खड़ा हो। आज तो आगे खड़े हैं लोग, तो ये निर्णय यहाँ के रेज़िडेंट ने लेना दोस्तों। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, जब तक बेस्ट पॉसिबल है, मुझे भी नहीं पता कौन-सी ईश्वरीय शक्ति इसके पीछे कार्य कर रही है। जब तक ऊपर वाले की चाहत है, उसका आशीर्वाद है, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और हमेशा बताता रहूँगा क्या सही है, क्या गलत है, हमारे लिए क्या निर्णय उचित है, क्या अनुचित है। हम निर्णय क्या ले रहे हैं, उसके प्रभाव हमारे ऊपर प्रतिकूल होंगे के अनुकूल होंगे। तो मैं एओए का सेक्रेटरी हूँ और जब तक एओए है, मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं ये सब कार्य करता रहूँ, चाहे कोई उसमें मेरा साथ दे या ना दे। कल को 1000 लोग साथ देंगे, जब भी मैं ऐसे ही रहने वाला था भी, आप सब लोगों ने देखा भी, और जब कोई साथ नहीं होगा, जब भी हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो सत्य है वो थोड़ी ना पलटेगा। तो मैं उन्हीं सब ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु आप सब लोगों के समक्ष हूँ और जब तक हो पाएगा संभव, जैसा मैंने कहा, प्रभु ने चाहा, तो हम लोग ऐसे ही चीज़ों को समझेंगे, बात करेंगे। बाकी अब सब लोगों की इच्छा, वो भाटी जी पे भरोसा करते हैं। चलो अब डिप्लोमैटिक बातें कर लेते हैं जी, स्ट्रेट बातें लोगों को समझ नहीं आती। भाटी जी पे अगर उनको पूरा भरोसा है, तो बिल्कुल करना चाहिए उनके हिसाब से। वो विनय जैन साहब पे भरोसा है, क्योंकि वो बिल्डर है। हालाँकि वो कानूनी रूप से एक्स प्रमोटर है, वो बिल्डर भी नहीं है। और उसी की वजह से आज हम इस हालात में बैठे हैं कि 7 साल से बेघर हैं अपने ही घर से और सारी यातनाएँ झेल रहे हैं। हम भूल गए शायद। तो उन पे भरोसा है तो उनके कहने से वोट करें और यदि आपको एसोसिएशन पे भरोसा है जिसने पता नहीं रेज़िडेंट से आज तक शायद लिया ही कुछ नहीं और ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम किसी प्लेटफ़ॉर्म पर होम बायर के लिए उनके हक के लिए लड़े नहीं या खड़े नहीं हुए। आज भी हम हर जगह खड़े हैं और आगे पता नहीं कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी। कोई इंटरिम फाइनेंस नहीं माँगा किसी से, कोई ये नहीं कहा कि आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दी और अपना सब कुछ झोंका। रेज़ोल्यूशन प्लान बनाने के लिए ₹5000 माँगे तो 2 बार प्लान बना के दिया। आज भी किसी को प्लान चाहिए तो ले ले और प्लान की कमियाँ भी निकाल पा रहे हैं हम। या एओए की मेंबरशिप फ़ी ली थी इसके अलावा, तो मेंबरशिप फ़ी 7 साल पहले ली गई थी, वन टाइम फ़ीस थी, रिकरिंग भी नहीं थी और उसमें एओए रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो कानूनन, रजिस्ट्रेशन तो कराया ही, इसके अलावा उसका री-रजिस्ट्रेशन भी कराया और 4 बार जो वो कैंसल हुई, हर बार हर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक वो केस भी लड़ा। उसके लिए किसी से एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली गई। आप उन पे भरोसा कर लें, इस टाइप के आदमियों पे, जो अपने आप को दाँव पे लगाकर अपना करियर, फैमिली दाँव पे लगाकर भी झूठे फर्जी 307 के केस में बैठे हैं, ये नहीं पता कल को उनके साथ क्या होगा और पूरी हिम्मत और ताकत के साथ वो अभी भी अपनी जान का रिस्क लेके आपको सब कुछ घोटाले और सच बताने में लगे हैं। ये जनता के ऊपर है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं और बाकी जैन साहब हैं, उनके टीआर साहब हैं सारे, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब तो जनता को चुनना है और ये देखो, जनता को यही मंज़ूर है कि ऐसे ही चले। हमें एक बार भरोसा कर लेना चाहिए बिल्डर पे। एक बार नहीं है, आखिरी बार कर रहे हैं आप, फिर भरोसे के लिए आपको तो समय नहीं देगा ईश्वर। कर लें, कोई नहीं रोक सकता। जिसकी किस्मत में बर्बादी लिखी है उसे कौन रोक सकता है? हमारी किस्मत में फर्जी केस लिखे थे और हमने थोड़ी सोचा था कि ये 800 करोड़ का घोटाला बन जाएगा। हमें तो लगा था सीसीओसी का काम पेंडिंग है और बिल्डर ने छोटे-मोटे अपने गड़बड़ कर रखी है तो हम प्रेशर बना के काम करा लेंगे। जैसे-जैसे घुसते गए, साल दर साल बढ़ते गए, क्रिमिनल एक्टिविटी सामने आती गई
घोटाले सामने आते गए और आज तक भी वो रुके नहीं है, कल तक भी और घोटालों का इनका पता लग रहा है। तो ये रुकेंगे थोड़ी, जितना हमें पता उतना पता है। तो थोड़ा सा सबको हमें समझना पड़ेगा कि हमें निराशावादी भी नहीं होना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। बाकी जैसी जनता की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा, जो होगा फिर वो सबके साथ हो जाएगा। तो हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। कल की किसी पॉइंट के लिए किसी का कोई एजेंडा हो फाइनेंशियल फ्रंट पे, तो वो हैंड रेज कर दे, तो मैं अपने आप को रोक कर एडमिन साहब से बोलूंगा, उनको बोलें कि उनको अनम्यूट करें और वो अपनी बात रख सके। अदरवाइज मैं जब तक कंटिन्यू करता हूँ, किसी का कल के ऊपर पॉइंट है, हैंड रेज कर दें या चैट बॉक्स में लिख दें, सो दैट कि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कल जहां हमने मीटिंग को छोड़ा था फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, उसमें एक बड़ा मुद्दा हमारा मेंटेनेंस का छूट गया था समय की वजह से। तो उस पर हम 5 मिनट लगा लेते हैं। मेंटेनेंस में 24 मंथ्स का ही एडवांस मेंटेनेंस डिमांड कर रहा है रेजोल्यूशन प्लान में, जो कि अगेन जैसा हमने कल डिस्कशन करा ओपन एंडेड है और कंडीशनल है। कंडीशनल ऐसे है कि उसमें लिखा है कि मैं 24 मंथ का मेंटेनेंस एडवांस लूंगा, ये कंडीशन है। लेकिन इन्फ्यूजन ऑफ फंड में उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि वो पैसा मैं क्यों लूंगा, कितना मेरा एसेट और लायबिलिटी में गैप है जिसकी वजह से मुझे 24 मंथ का एडवांस मेंटेनेंस लेना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड में भी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अभी आज प्लान अमेंड होके आया है, ये ऑब्जेक्शन हमने उठाया था, बट प्लान बनाने वाले को पता है कि वहां पर 4 टांग वाले हैं और वो आंख बंद करके वोट कराते हैं, तो डालना भी उसने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसने लिख दिया मेरा वकील बताया। तो थोड़ी सी जो ये स्थिति हमारे सामने है, इसमें समझना पड़ेगा कि कंडीशनल में इन्फ्यूजन ऑफ फंड नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड नहीं है, तो वो पैसा कभी भी कोई डिमांड किया नहीं जा सकता। तो ये फाइनेंशियली एस्पेक्ट में कानूनी रूप से अवैध है, वायबल नहीं है। ओपन एंडेड है, वो ओपन एंडेड कैसे है? ओपन एंडेड इस तरीके से है दोस्तों कि उसमें यह नहीं लिखा कि मेंटेनेंस का अमाउंट क्या होगा। मैंने जैसे कल भी बताया था कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कोई भी चीज वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, अमाउंट आना चाहिए या वैल्यू आनी चाहिए। तो मेंटेनेंस 24 महीने का लूंगा, कितना लूंगा ये मेंशन नहीं, किस दर से लूंगा ये मेंशन नहीं, कब लूंगा ये जरूर लिखा है उसमें। तो ये दोनों कंडीशन जो है फाइनेंशियल वायबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट का भी कड़ा विरोध करा और हम प्लान को नो करेंगे। करना चाहिए, सब रेजिडेंट को करना चाहिए, कोई भी चीज ऐसी खुली ना रखें। अगर उसने 10 रुपए मेंटेनेंस डाल दिया तो रजिस्ट्री नहीं होगी यहाँ जिंदगी भर। अगर तुम्हारे उनके चेलों के हिसाब से ही सारी चीजें बिल्कुल ये सत्यनारायण भगवान बन के हमारी जिंदगी में वापस आया है तो भी, क्योंकि हमने उसमें रख दिया कि पूजा की थाली में हम आपको एडवांस मेंटेनेंस देंगे और उसका चढ़ावा कितना होगा वो आप तय करेंगे। तो आप इस नजरिए से भी समझें। इसलिए इसको हमें जो वोटिंग पे ये आज आया है हमारे पास, उसमें आप एजेंडा पढ़ेंगे तो क्लियर कट लिखा है विद मॉडिफिकेशन और विदाउट मॉडिफिकेशन एज इट इज, ये प्लान को हम आगे बढ़ाएं। तो आपका अधिकार है दोस्तों, बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। अपने पड़ोसी को भी पकड़ लो, अपने ओनर को भी पकड़ लो, महेश भाटी को भी पकड़ लो, जो भी अपने आप को तुर्रम खा बनता हो, साफ कह दो, ए भाई सुन ले साफ बात, मेरी जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है, ईएमआई मैंने देनी है, तूने नहीं देनी, मेरा चौधरी मत बन, मैं अपना डिसीजन मेकर हूँ, लोन मैं चुका रहा हूँ, मुझे पता है अपना घर कैसे चलाना है। कोई भी हो, चाहे आशीष पाराशरी क्यों ना हो, गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, मैं आपको डिसीजन लेने को नहीं कह रहा। रीजन बता रहा हूँ क्यों मैं ये डिसीजन लेने को कह रहा हूँ। ये मेरा
कर्तव्य है क्योंकि मैं एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। अगर आज ये एसोसिएशन कैंसिल होती, हो जाती, खत्म होती तो शायद मैं आपके साथ में वीडियो चैट ही ना कर रहा होता। किसी भी हद से ना करता। अगर आप 10 बार मेरे से रिक्वेस्ट करके ना कहते एज़ ए पर्सन। लेकिन चूँकि हम 7 साल से किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं और हमारा बिल्डर ज़िम्मेदार नहीं रहा, यहाँ के रेज़िडेंट ज़िम्मेदार नहीं रहे, लेकिन कोई लोग तो हैं जो ज़िम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। तो वो अपने कर्म नहीं छोड़ सकते, तो हम अपने कर्म कैसे छोड़ दें दोस्तों? तो हम भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं। तो आपको क्लियर कट कहना है कि भैया जब तक ये क्लॉज़ नहीं हटेगा ओपन एंडेड 24 मंथ का एडवांस मेंटेनेंस मैंने देना है, साले ₹5 लिख दिया, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ये है फैक्ट। ₹5 लिख दिया, तो तेरी कहाँ है गारंटी? तू नज़र आएगा क्या मुझे? आज तक नज़र आया क्या? जितनी तुमने बात कही आज तक सच नहीं निकली। जितनी तुमने बात कही कभी भी कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मैं तेरे पे क्यों विश्वास कर लूँ भाई? हाँ, तेरे से डरता हूँ मैं, हाथ जोड़ दो, डरता हूँ भैया तू लोकल गुंडा है, कोई बात नहीं डरता हूँ। लेकिन भैया मेरी ईएमआई तो नहीं देगा तू? वो मैंने ही देनी है। तो मुझे मेरा डिसीजन लेने का अधिकार है, मोबाइल मेरा है, लैपटॉप मेरा है, मैं तुझे नहीं दे सकता भाई। मेरे से ये वाले भी नहीं माँगते। तो आप क्लियर कट इसमें और हमें ये नो ही करना है ताकि ये मॉडिफिकेशन पे प्लान आए और इस पे प्रेशर बनाना है कि ये सारे मॉडिफाई करें जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें सेकंड एस्पेक्ट है दोस्तों प्रीवियस मेंटेनेंस। प्रीवियस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम टुडे और प्रीवियस फ्रॉम द प्लान अप्रूवल जो भी है। तो प्रीवियस हो गया कि जो सीआईआरपी प्रोसेस में है वो तो ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं। उसका रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट से क्या लेना देना है? वो तो ऑलरेडी ऑनगोइंग कंपनी का प्रोसेस है और सीआरपी में चल रहा है। रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट होने के बाद अप्रूवल के बाद प्लान के रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट अधिकारी होता है वहाँ से किसी चीज़ की देख-रेख करने का। और वो माँग क्या रहा है सीआरपी कॉस्ट के अंदर जो खर्चा हुआ, जिनका बकाया मैं वो भी लूँगा। चलो उसका रिकॉर्ड भी मिल सकता है। हो सकता है कि भई सेटिंग हो जाए आरपी और बिल्डर की। तो एक बार को फिर भी मान लेते हैं कि उस वो बैलेंस शीट भी है उसकी और ट्रांसपेरेंसी से शायद वो डेटा हमें मिल जाए। हो सकता है हमें नहीं मिले, आरए को मिल जाएगा जिसमें कई लोगों का उड़ा दिया होगा क्योंकि माइग्रेट पे अब एक्सेस भी नहीं है किसी का कि कोई देख के उसके अंदर ऑब्जेक्शन भी कर सके और वो डेटा आपके टीआरबी प्रोवाइड नहीं करा रहे क्योंकि उनका खुद 1 सवा लाख रुपए एक का तो बकाया मेरे टाइम पर था जब 4-5 महीने पहले पुरानी बात है। आज की डेट में उसका बिजली और मेंटेनेंस जोड़ लो, वो बिजली भी नहीं दे रहा अपनी, मेंटेनेंस की तो अलग बात है और उसके कहने से अगर लोग वोट दे रहे हैं तो उसके घर को भी पाल रहे हैं और खुद को भी। ये उनकी गलती है। तो वो सर्कुलेट होना चाहिए था एवरी मंथ, नहीं हुआ तो आज भी कर दें सो दैट कि लोग भरोसा कर सकें कि हाँ जी, जितना हम पे कर रहे हैं ये भी बराबर का पे कर रहे हैं तो इनकी बात में मानी जा सकती है। तो अपनी रिसिप्ट जो है के टावर का जो टीआर है वो पे कर दें, तो आप उनके कहने से वोटिंग करना चाहें तो कर दें, मैं आपको नहीं रोकूँगा। बट अगर इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है तो भैया मत करो विश्वास, आगे बढ़ो, अपने फ्लैट का डिसीज़न खुद लो। तो उसमें पुराना वो कहता है कि मैं मेंटेनेंस लूँगा, सीआईआरपी से पहले कौन चला रहा था? यही टीआर थे, नाम अलग था वॉलंटियर। हिसाब मिला क्या? कैसे चला रहे थे? माईगेट पे था क्या? किसी रिकॉर्ड बुक में था क्या? कैश में था क्या? कैश कलेक्शन था 15 महीने का? कोई अकाउंट भी नहीं था? ना एवीजे डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जाते थे पैसे, ना कोई एसोसिएशन का अकाउंट था, ना कोई वॉलंटियर के नाम से करंट अकाउंट था, कैश में ही तो जाता था या एनपीसीएल में जाता था। एनपीसीएल का पैसा एनपीसीएल की स्वाइप मशीन में। तो वो रिकॉर्ड क्या जय मिश्रा को पकड़ के लाया जाएगा? और जो उसने एक्सेल में लिख दिया तो उसको क्या गीता का ज्ञान मान लिया जाएगा? और उसमें तो वो एओए मेंबर को दुश्मन मानता है, तो वो लिख देगा जिसका 500 है वो 5000 है। तो उसकी रिकाउंसलिंग कौन करेगा? उसकी बैलेंस शीट कौन बनाएगा उस पीरियड की? तो वो कैसे माना जाएगा कि वो लेगा?
तो ये इसके अंदर ओपन एंडेड चीजें हैं। अच्छा, उससे भी पहले चले जाएं, उससे पहले CMWC चला रही थी सेम TR, नाम बदला हुआ था, तो वो हिसाब है क्या? हाँ जी, हमने वहां क्लब हाउस पे दीवारों पे चिपका दिया था, तो क्लब हाउस की दीवार पे चिपका हुआ मिल जाएगा क्या? उस टाइम किसका कितना बैलेंस था, उसको कौन रिकंसाइल करेगा? और पीछे चलते हैं, उससे पहले जी एओए ने चलाया था, बहुत अच्छी बात है। कितने दिन चलाया था? 20 दिन। फिर एओए कैंसिल हो गई, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया था, उसका हिसाब है क्या? चलो जी, है हमारे ईमेल पे, यह आज भी है, और ऑडिटेड रिपोर्ट भी है, बैलेंस शीट भी है। 20 दिन की बैलेंस शीट, अगर साली यहाँ एवीजे के इतिहास में कभी बैलेंस शीट बनी है तो वो हमारे 20 दिन के, उस टाइम के जैसा भी वो समय रहा, हमने निकाला उसको, उतना हम 20 दिन का दे सकते हैं रिकॉर्ड। उससे पहले क्या था, स्वयं श्रीमान विनय जैन ने लिया। कैसे लिया? वैसे ही लिया, बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी उसके कैश कलेक्शन, कहीं कोई उसका लेना देना नहीं था। तो इतना रिकंसिलेशन कौन करेगा? खाली पिछले 1.5 साल का करने में हम 4 करोड़ के नीचे आ गए, खाली रिकंसिलेशन तो ही हुआ है इस CIRP प्रोसेस में। पिछले 3-4 साल का कौन करेगा? तो ये वाइबल नहीं है, ओपन एंडेड है। और अगर वो कैलकुलेशन वाइबल बनाने के लिए पोजीशन टू इंटीमेशन लेटर से होगी, नेचुरल सी बात है, तभी सही करेगा बिल्डर। वो बीच में किसी को कुछ नहीं मानेगा, किसने क्या लिया क्या दिया, वो कानूनी रूप से था ही नहीं मेंटेनेंस लागू। वो तो हमने गुंडागर्दी में अपनी मन मर्जी में दिया, और एसोसिएशन इसी बात के लिए लड़ भी रही थी। और जब से CIRP में 2 रुपए मेंटेनेंस लागू हुआ COC में, हमने आज तक मेंटेनेंस के ऊपर सवाल नहीं उठाया। पिछले 1 साल में आप कोई भी चला रहा हो मेंटेनेंस, एसोसिएशन का एक भी मैसेज दिखा दो कि जी मेंटेनेंस बंद करो, हम बंद कर देंगे, आज ही सड़क पे आ जाएंगे सारे। हम जानते हैं, बट फिर भी नहीं करा हमने, क्योंकि वो कानूनी रूप से लिया जा रहा है। डिमांड आती है, बिल्कुल देंगे हम। यही हमारी पहले हमेशा से मांग रही थी मेंटेनेंस के ऊपर, कि भाई कोई डिमांड तो करे। तो हमने वो दान किया था, तो दान तो अब दोबारा रिकॉर्ड में आता नहीं है। तो जब से पोजीशन इंटीमेशन है, उसमें क्लियर कट लिखा है, जिसके पास NOC है देख लेना, उठा के मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे कानूनी लॉजिक है। ड्यूज फॉर सच फ्लैट्स आर क्लियर्ड फ्रॉम सो एंड सो ऑनर एज ऑन डेट फलाना फलाना 2015, 16, 14, जो जब भी आया। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि उस दिन तक का ड्यूज आपका क्लियर है, उसमें मेंटेनेंस का जिक्र नहीं है भैया। तो ये हमारे को 2014-15 में, जिसको जब यहाँ इस सोसाइटी में मकान मिला है, वहीं ले जाके छोड़ देगा और वहीं से गाड़ी आगे बढ़ाना चाहता है। इस क्लॉज का ये मतलब है, पुराना, बैकडेटेड, ओपन एंडेड एंड कंडीशनल। तो आप अपना 4 साल का मेंटेनेंस जोड़ लें, 2 रुपए तो आपको पता ही है, वो बढ़ भी सकता है, वो आप ही ने अधिकार दे दिया, तो 2 रुपए के हिसाब से आप अपना जोड़ लें, और उसके अंदर कैलकुलेशन निकाल लें पर स्क्वायर फीट की, कहाँ जाके फिट होती है। आप सब इतने तो पढ़े लिखे हैं ही। 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 साल का 24 रुपए पर स्क्वायर फीट, 4 साल का 96 रुपए पर स्क्वायर फीट, 7 साल का 175 रुपए पर स्क्वायर फीट। कौन देगा? किसके कहने से वोटिंग करने जा रहे हैं आप? तो ये क्लॉज हमें हटाना है, नो इफ नो बट, ओनली नो और सीधा लट, बात खत्म। चाहे कोई चौधरी हो, चाहे कोई एओए हो, चाहे कोई मालिक हो यहाँ का, चाहे कोई TR हो, कोई कुर्सी आदमी हो, या खुद जो है भगवान ब्रह्मा किसी और अवतार में ब्राह्मण का वेश बना के आपको छलने आ जाए, वो हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, नो 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 टू एनी कंडीशनल थिंग्स मेंशन्ड इन द रेजोल्यूशन प्लान ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, नो 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 टू एवरी conditional things, every mentioned things in the resolution plan which are open ended, simple, crystal and clear.
कुछ नहीं होने वाला, आप नो करो, दोबारा आएगा प्लान, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सीओसी में डिस्कशन तक नहीं हो रहा प्लान। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, जहां रोज डिस्कशन होता है, जेपी में 4 साल तक प्लान फ्लोर पे नहीं आया। एनसीएलटी से पास हो गया, एनक्लेट पे अटक गया, एनक्लेट से किसी तरीके से सारी खामियों को दूर करा के पढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट में अटक गया। तो ये क्या हम इतिहास रचने जा रहे हैं क्या? एवीजे डेवलपर विनय जैन इतना तगड़ा आदमी है कि पूरी इंडिया में अकेला जो है ऐसा इंसान बनेगा जो सारी चीजों को, इन कानूनों को भी ताक पे रखकर प्लान को वायबल बनाते हुए भी हमारी रजिस्ट्री करा जाएगा, या उसके टीआर ऐतिहासिक आदमी है। तो थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग करें, हमें आगे और भी टॉपिक कवर करने हैं, लीगल एस्पेक्ट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में यहीं तक था। एडमिन साहब, अगर किसी का कोई हैंड रेज हुआ है या चैट बॉक्स में कोई पॉइंट आया है तो कृपया आप एक बार बता दें, और अदरवाइज नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डाउट है तो वो पूछ ले। 2 मिनट बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू आशीष जी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो फाइनेंशियल फैक्ट्स को लेके, तो अपना मैसेज या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अरुण जी, चैट बॉक्स में कुछ मैसेज आए हैं, एक दो देख जी। लीजिए। एक क्वेश्चन है आशीष जी, इसमें हिमांशु जी ने पूछा है कि मेजोरिटी ने यस कर दिया तो फिर क्या होगा? डिसेंडिंग क्लॉज में ऑन प्रायोरिटी डिसेंट को 5% देकर सेटल करने का लिखा है, तो इसमें जरा फोकस करें आशीष जी। हिमांशु जी का क्वेश्चन है। हिमांशु जी, इसके अंदर अगर मेजोरिटी ने इस प्लान को एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन पास कर दिया, तो सबसे पहला ये है कि जो होम बायर्स हैं उनके ऊपर डिसेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या कोई और लीगल ऑब्लिगेशन का कोई महत्व नहीं है, और उसका कोई लेना देना हमारे लिए नहीं होगा। ये बेसिकली इसने ये अधूरा ही लिखा है इसके अंदर कि फाइनेंशियल क्रेडिटर डिसेंट करेंगे। बेसिकली वो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए होता है ये क्लॉज। तो अच्छा, वो आशीष जी होम बायर्स पे एप्लीकेबल नहीं है क्या? हाँ, वो होगा नहीं, बट हम ये प्लान अगर कर देते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इलीगल टर्म्स इसने यहाँ मेंशन कर दी। ये 5% का क्लॉज जो डिसेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, इनको सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए टर्म्स यूज होता है ये, क्योंकि अच्छा। जो सिक्योर्ड होते हैं उनको लिक्विडेशन कॉस्ट से ज्यादा देनी होती है। आईबीसी में जो मेंशन है ये क्लॉज, वो पर्पस है उसका कि अगर फाइनेंशियल सिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई हेयर कट देते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी हो कि जितनी प्रोजेक्ट की लिक्विडेशन वैल्यू हो या कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू हो, वो उससे ज्यादा ही हो। अगर वो डिसेंट करता है, नो करता है तो, क्योंकि उसका तो पूरे का अधिकार है। तो उससे भी कम अगर उसको वैल्यू मिलती है तो प्लान कभी भी पास ही नहीं होगा लीगली। तो इसने ये अच्छा। गलती, हाँ, इसमें ये दोनों ही गलती करी है। लिक्विडेशन कॉस्ट मेंशन ना कर, हालांकि क्लॉज लिखा है, बट जहाँ कैलकुलेशन है वहां पे 5% का हेयर कट जो है डायरेक्ट डाल दिया। तो जहां पर एक्चुअल में फिगर आनी चाहिए थी वहां पर इसने ओपन एंडेड कर दी चीजें, और जहां पर सिर्फ लिक्विडेशन वैल्यू का उससे ज्यादा इंक्रीज मैं दूंगा ये डिक्लेरेशन आनी चाहिए थी, वहां 5% फिक्स अमाउंट डाल दिया। और इवन वहां पे वैल्यू भी लिखी है 6,27,00,000 आई थिंक वो है वहां पर फिगर, दोनों ही गलत है पूर्ण रूप से। तो जहां तक होम बायर की बात है आपके प्रश्न के संदर्भ में, तो उसमें डिसेंट और नॉन डिसेंट हम कुछ है ही नहीं। अगर 51% लोगों ने वोटिंग में हाँ कर दी तो ये प्लान 73% वोटिंग से पास माना जाएगा, और सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा, जो भी कंडीशन और क्लॉजेज है, चाहे यस करो चाहे नो। अच्छा, ओके। वाइस वर्सा, अगर नो कर दिया 51% ने तो ये प्लान 73% से जो है रिजेक्ट माना जाएगा,
और आगे की कार्रवाई जो होगी वो उस हिसाब से होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिसेंटिंग होंगे उनकी अलग कैटेगरी हो जाएगी और उनको अलग से सेटल किया जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। होम बायर के लिए नहीं है, होम बायर के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वी आर होम बायर क्रेडिटर इन ए क्लास, हम ए ठीक है, क्लास के क्रेडिटर है, हम पे ये लागू नहीं है। समझ गया, चलिए, थैंक यू। एक मिनट रोकूंगा। 803723A7 कौन है भाई साहब? चले गए। ठीक है, कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, अब इसमें देखो एक बात यह है कि 40 लोग 35-40 लोग जुड़ रहे हैं, हमारा भाग्य लिखा जा रहा है, हम 7 साल से दिन रात लड़ रहे हैं, और जब उसका निर्णय होने जा रहा है उस लड़ाई का, तो कोई देखने वाला भी नहीं है, मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लोग। बड़ी ताज्जुब का विषय है सच में, और हम ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहे हैं, कोई सुने, इनको सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। सीओसी की असलियत की ऑडियो कहीं से आई तो मैंने वो घुमाई, अब आप एमओएम में ढूंढो, वो बात कहीं नहीं मिलेगी। फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि सच्चाई अभी कितनी कोसों दूर है, और ऐसी और 20-30 ऑडियो हैं, उनको आप सुन लोगे तो अभी नफरत होने लग जाएगी टीआर से। लेकिन हम यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कराने या द्वेष फैलाने थोड़ी आए हैं, हमारा पर्पज है जो सच बातें हैं, हमारे फेवर की बातें, वो सामने आनी चाहिए। तो शेयर तो वो भी करी जाएंगी, लेकिन अब जब असर ही किसी पे नहीं है और वाकई में ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं यहाँ के रेजिडेंट, जिंदा लाश बन के घूम रहे हैं, तो भाई उनका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता, हम तुम तो औकात क्या रखते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल चीजें आपने देख ली कि वाइबिलिटी नहीं है, और 800 रुपए से ज्यादा का हमारे ऊपर ये कीकरा फूटेगा, कहाँ जाकर रुकेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सारे ओपन एंडेड हैं, और हम अपनी गर्दन विनय जैन के हाथ में देने जा रहे हैं कानूनी तौर से। जितना मर्जी खेल, जैसे मर्जी खेल, जब मर्जी खेल। बीबीए को सुपरसीड कर रहे हैं, अपार्टमेंट एक्ट को सुपरसीड कर रहे हैं, आईबीबीआई को सुपरसीड कर रहे हैं, आईबीसी को सुपरसीड कर रहे हैं, बिल्डिंग एक्ट को सुपरसीड कर रहे हैं। तो हम पाएंगे क्या करके? कल को ये चीजें ब्रीच करता है, आप कौन से एक्ट में, कौन सी धारा में, किस कोर्ट में जाकर न्याय मांगोगे? आपने अपने हाथ परमानेंट काट लिए यस किया तो। और वो हर जगह, अगर कुछ होम बायर इस सच्चाई के लिए बाद में या सबको समझ भी आ जाए कि भैया हम तो कट गए, बाकी लोग, ये तो कई करोड़ों का मामला है, वो बांट खाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे। जिनके पास 500 रुपए में रिचार्ज करने के नहीं थे, मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड निकाल के दे दूंगा आईओए के टाइम में, 500 रुपए रिचार्ज करने के लिए नहीं थे, बिजली के हाथ जोड़ते थे, और उनके रेजिडेंट ही पे करते थे, यारी दोस्ती में, चल तेरे को दे देता हूँ। उनके घर में पुताइयां हो रही हैं, फर्नीचर आ रहा है। एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, तो करोड़ों रुपए का गेम है, उनके तो सब सेट हो जाएंगे, मिल जाएगा, वो नजर भी नहीं आएंगे, फ्लैट भी खरीद लेंगे दूसरी सोसाइटी में। जनता का क्या होगा? आप किसको पूछोगे? और आप में दम है? आप यहाँ के लोकल गुंडों की गिरेबान पकड़ लोगे कि तेरे भरोसे पे मैंने यस करा था साले, अब बता तूने क्या करा? या तो इतना दम है तो कर लो भरोसा भाई। कई आदमी रिस्क लेता है और ये सोच के लेता है नहीं हुआ तो साले की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं देखता हूँ मेरे साथ कैसे करेगा। या तो आप इतने कैपेबल हो तो बिल्कुल आंख बंद करके कहने से कर दो, अदरवाइज अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और पढ़े लिखो की तरह। लेकिन अब बताओ, 40 लोग हैं, 50 लोग भी हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 200 हो जाए, 400 हो जाए, तो क्या 51% को कैसे रोकोगे? उन्हें पता ही नहीं है हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हो क्या रहा है, घटित क्या हो रहा है, घटनाक्रम क्या चल रहा है, इसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ने जा रहा है, वो लोग क्या कर जाएंगे यस करके।
तो जो आदमी दारू के नशे में ठेके पे बैठा है, उसे नहीं पता कि उसे अपनी बहन की शादी करनी है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। वो नशे में धुत होकर नाली में पड़ा हुआ मिलता है और उसको रोज पड़ोसी लाके छोड़ते हैं और वो कहता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ा। मेरी बात सुन, जो मैं कह रहा हूँ वो मानना पड़ेगा। ये एक कुछ मिनट ऐसे रोक रहा हूँ आशीष जी, 1 मिनट रोक रहा हूँ। ये 803723A7 अपने को अपना इंट्रोड्यूस करवाए और अपना नाम बताएं प्लीज। अपना रीनेम कर ले प्लीज सर। एट 803723A7। चलो निकल गए, ठीक है, कंटिन्यू करें प्लीज। कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है आने दो। हाँ, सबको पूछना तो चाहिए ही। एनीवे, मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही है कि जिम्मेदार कौन हो सकता है भाई। इतना जजमेंट करने के लिए तो हमने पढ़ाई इतनी तो करी होगी। क्या आप अपनी सिस्टर का या अपने दोस्त की सिस्टर का या अपने किसी जानकार का हाथ किसी शराबी के हाथ में दे दोगे जिसको रोज पड़ोसी उठा के घर लेके आते हैं, क्योंकि वो ये कह रहा है मेरे पे भरोसा करो। तो जब हम एक छोटी सी गलती किसी पड़ोसी की लड़की के साथ नहीं करते, सबने रिश्ते भी कराए होंगे, शादियां भी कराई होंगी, रिश्ते भी ढूंढे होंगे। चलो अभी अपने बच्चों की तो शादियां नहीं हुई, हम लोग इतने बड़े नहीं है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने करी भी होंगी। तो हम तो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई, अपने फ्लैट की कमाई के लिए डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो क्या डिसीजन ऐसे ही लिए जाते हैं? सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एनीवे, सेकंड जो एस्पेक्ट है दोस्तों, वो हमारा है लीगल भी है और टेक्निकल भी है। और मेरे को लगता है कि अब हमारे पास समय भी नहीं बचा, कल परसों के बाद ये वोटिंग में आ जाएगा। और अगर यही 30-35 लोग हैं, ये तो सब एसोसिएशन के ही मेंबर हैं और एसोसिएशन के हिसाब से वोट देते हैं। इनको अगर प्लान समझने की मेरे को नहीं लगता जरूरत भी है। ये सब इतने समझदार हैं, ऑलरेडी समझ चुके होंगे जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ। इसका 90% सबको क्लैरिटी है और ये नो ही करेंगे। बट क्या इससे हम अपना नुकसान बचा पाएंगे? तो हम आगे मीटिंग करें, क्या करें, आप ही लोग लास्ट में सजेस्ट करना। आज आपको बोलने का ही टाइम दूंगा, तो मैं ज्यादा देर अब समझाने पे नहीं लगा रहा। शॉर्ट में दोनों पॉइंट खत्म कर रहा हूँ, लीगल और फाइनेंशियल, क्योंकि ऑलरेडी प्लान आ चुका और ऑब्जेक्शन के नाम पर सीधा उसने अपना पल्ला झाड़ लिया और आरपी ने भी कंप्लायंस के नाम पर अपना आपको साइड कर लिया। क्योंकि होम बायर पता है कि इसको यस करा देंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो जब का जब देखेंगे। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और सारी तलवार हमारे ऊपर डाल। तो एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूँ और स्क्रीन शेयर करने के लिए, ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। ओके। अब ऑब्जेक्शन इतने सारे हैं, कहाँ से कहाँ तक बताएं? चलो, मैं ज्यादा नहीं तो टाइम लगेगा। आज आपसे बातचीत करना मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ। अगर लोग समझते हैं, आते हैं, तो हम दोबारा भी मीटिंग कर सकते हैं। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। पहले लीगल को सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि वो काफी लोगों को समझ नहीं आएगा, सिर के ऊपर से निकलेगा और उसको मैं इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। फाइनेंशियल जो थे हमने एक समझ ही लिया। इसके अलावा भी फाइनेंशियल में था कि जो उसने बताया मैं 20 करोड़ रुपए लाऊंगा 3 कंपनियों से। तो वो 3 कंपनी थी, ये टेक्नो म्यूजिक, रॉयल टीवी और वृंदा चैनल। तीनों की बैलेंस शीट माइनस में है, खुद कंपनी डूबी हुई है ये। और जो कंपनी खुद माइनस में हो वो किसी को कंफर्ट लेटर दे नहीं सकती।
और उन्होंने कंफर्ट लेटर विनय जैन को नहीं दिया, एवीजे डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, जो कि कानूनी रूप से गलत है। ही सस्पेंडेड डायरेक्टर, ही कैन नॉट डू एनी एग्रीमेंट विद एनी पार्टी। तो आरपी ने इसको ऑब्जेक्ट भी नहीं करा और एवीजे डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे जो कंफर्ट लेटर दिया उसी को विनय जैन का कंफर्ट लेटर मानकर प्लान की 20 करोड़ की जो फिगर है उसको मैच करा दिया। तो ये कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा नहीं, गलत है, तो ये हटना चाहिए। ऐसे हमने अनसोल्ड इन्वेंट्री का कल आपको एक पॉइंट बता ही दिया था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है 40 करोड़ का। और जो मेंटेनेंस चार्ज 24 मंथ में एडवांस ले रहा है वो रेशनल नहीं है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मैंने आज बताया आपको। इसके अलावा फंड इनफ्लो और लायबिलिटीज में मिसमैच है, ये उसका हमने कंप्लीट ब्रेकअप दे रखा, आप इसको पढ़ लेंगे तो सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। 7 पॉइंट नंबर भी दे रखा है 7.4 पेज 52 53 कितने करोड़ रुपए कहाँ पे क्या है। कैश फ्लो प्रोजेक्शन नहीं है, फ्लो मैट्रिक्स प्रोवाइडेड नहीं है। आज जो प्लान मॉडिफाई होके आया है तो उसके अंदर कम से कम इतनी समझदारी दिखाई कि फ्लो मैट्रिक्स उसमें डाल दी, बट वो भी गलत है और आधी अधूरी है, कोई फायदा ही नहीं है उसके ऊपर बात करने का, क्योंकि उसमें जो फंड इन्फ्यूजन का प्लान डाला है वो उस मैट्रिक्स में कहीं नहीं आ रहा है, स्पेशली मेंटेनेंस और ईजमेंट चार्जेस, और उसमें भी गैप है। जो 90 करोड़ रुपए का कॉस्ट टू कंप्लीट बताया गया है और विनय जैन ने उसको 58 करोड़ रुपए बताया, उसका कहीं ब्रेकअप नहीं है, कोई उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है और 58 करोड़ रुपए की बैकिंग नहीं है कहीं भी। और वो कब कब कैसे कैसे कॉस्ट कंप्लीट करेगा वो मैट्रिक्स में मिसिंग है, तो मैट्रिक्स उठा के डाल दी हमारे ही प्लान से, बट वो इनकम्प्लीट है, दिमाग नहीं लगाया गया, वो भी गलत है। 5% का जो टोटल डेप्ट क्रेडिटर्स के अंदर करा है उसका कोई बेसिस नहीं है और वो रेशनल नहीं है। वो बेसिकली होम बायर की 2 कैटेगरी बनाई है कि एक प्रोफाइल फंडर होगा और एक वो होगा, अब वो कैटेगरी हटा दी उसने, वहां से 4 कैटेगरी बनाई थी ABCD, तो हमारा उसमें ऑब्जेक्शन था, तो उसने आज जो प्लान दिया उसमें से ABCD हटा दिया, बट बाकी सारी चीजें एज इट इज छोड़ दी ताकि लिस्ट भी ना देनी पड़े, कौन A में है, कौन B में है, कौन C में है, कौन D में है। तो हम प्रोफाइल फंडर हैं कि प्रोफाइल फंडर असली ओनर है ये कहीं नहीं पता किसी को, वो कहता है मैं अलग से शेयर कर दूंगा, वो उसके चेले बता देंगे, तुम मेरे से पूछ लो, प्लान का ना हिस्सा होगा और जिसकी जैसे मर्जी होगा करेगा, तो वो कहता है मैं उसमें होम बायर को रजिस्ट्री करा के दूंगा और बाकी के होम बायर को मैं 5% दूंगा। तो वो 5% कौन से होम बायर होंगे जिनको वो डुअल सेल और ट्रिपल सेल में सेकंड ओनर मान रहा है, कौन से वो ओनर्स होंगे जिनको वो रजिस्ट्री कराएगा, तो इसकी डिस्क्रीट पावर वो अपने पास मांग रहा है प्लान में, अगर हम यस कर देते हैं तो कहीं के नहीं बचेंगे। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ होम बायर इन द सेम कैटेगरी इज नॉट अलाउड एज पर IBC एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। तो ये प्लान जो है कानूनी तौर पर फेल है, इसके अंदर होम बायर को 2 सेम चीज में बांटा गया, या तो उनको सबको ही 5% देना चाहिए था या फिर उन सबको रजिस्ट्री करा के देनी चाहिए थी। प्रोफाइल फंडर नाम की कोई चीज नहीं होती कानून की नजर में, और कंपनी में पूरा पैसा आया है, चाहे वो अब उन्होंने लोन कराकर लिया हो, उनके पास भी BBA है, उनके पास भी वो सारे डॉक्यूमेंट है, चाहे वो विनय जैन ने अपनी जेब में रख लिए और उसकी EMI भी विनय जैन देता रहा, तो कंपनी में पैसा आया है तो उनका क्लेम इसलिए एडमिट है, और कंपनी में अगर पैसा आया है तो वो भी बराबर के उतने ही क्लेम के हकदार है जितने हमें, और वोटिंग राइट भी उनका हमसे ज्यादा ही है, उनका इंटरेस्ट रेट भी, क्योंकि अगर किसी का फ्लैट 40 लाख रुपए का एक्चुअल का है तो उसके ऊपर जो प्रोफाइल फंडिंग का लोन है वो 60 लाख रुपए का है, तो इस हिसाब से उनका वोटिंग राइट हमसे भी ज्यादा है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो उसने करा है वो कहीं भी इसमें अलाउड नहीं होगा, ये कभी भी NCLT से प्लान पास ही नहीं होगा, और आज भी उसने उसको पॉइंट को हटाया नहीं। 7 पॉइंट था कि उसने नील वैल्यू प्रोवाइड कराई है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को। तो दोस्तों AOA की कॉपी तो कर ली, लेकिन ये नहीं पता हेयर कट में किसको क्या देना चाहिए था। हम होम बायर एसोसिएशन थे, देयर वर सेवरल जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट wherein it was told by Supreme Court in many observations that if there is an
haircut where home buyers are involved, there could not be any limit, because stake of home buyers already incurred in the form of interest paid by home buyers to their relevant banks. तो ये पॉइंट हमने अपने रेजोल्यूशन प्लान में टेकअप किया था और उसकी रीजनिंग भी दी थी कि क्यों हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पैसा नहीं देंगे। 156 करोड़ रुपए एवीजे होम बायर्स अभी तक, जब तक एओ का रेजोल्यूशन प्लान था, अपने बैंकों को दे चुके हैं, जिसमें आप एक हिस्सा है। शायद आपने कभी कैलकुलेट ना करा हो कि आपने अपने मकान का कितना इंटरेस्ट बैंक को दे दिया और आज भी आपको मालिकाना हक नहीं मिला और वो पैसा फ्री का गया। हमने वो पूरा, उस टाइम 1248 लोग थे, उनका कैलकुलेट किया, आपके सबके डॉक्यूमेंट खंगाले, आपके सबकी बैंक की डिटेल खंगाली, किस किस की कितनी EMI है वो खंगाली, और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि 156 करोड़ रुपए हम होम बायर फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोजेक्ट में दे चुके हैं और बदले में हमें कुछ नहीं मिला, 0 अंडा। तो हमारे 156 करोड़ रुपए डूब गए। इसने उसको स्पेशली लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट होम बायर का कंसिडर होगा बस। तो ये कहते हैं 0 प्लान है। तो हमारा जो आइडिया था कि 156 करोड़ रुपए होम बायर के ऑलरेडी डूब चुके हैं, 350 रुपए स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन निकल के आ रही है जो हम लोग देंगे, तो हम अथॉरिटी को क्यों दे? अथॉरिटी का तो खुद 56 करोड़ रुपया है। और ऐसे ही सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर जो IIFL होता, उसको हम इसके अंदर एडजस्ट कर रहे थे। तो होम बायर का सिर्फ इंटरेस्ट, बाकी सब सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर पे भी भारी है। सबसे बड़ी रकम थी 134 करोड़ रुपए IIFL की, वो भी हमारे सामने छोटा था। तो होम बायर ही सर्वे सर्वा थे एओए के प्लान में, जो कि अब सबसे नीचे पायदान पर घसीट दिया गया विनय जैन के प्लान के अंदर। और जो हेयर कट की खासियत थी जिसकी वजह से हम अथॉरिटी को 0 देते, वो इसने उड़ा दी, क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था इसके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, एडवोकेट को, इसके TR को, इसके जो भी इसकी ड्रामा मंडली है उसको। अब चूंकि ये खुद बिल्डर है, लीज डीड भी इसके नाम पे ही थी, पैसा भी इसी ने उठाया, डिफॉल्ट भी इसने करा 56 करोड़ का। अब ये दोबारा खुद आ रहा है और उस अथॉरिटी को 1 रुपया नहीं दे रहा। और सबसे मजे की बात यह है कि जो CCOC और रजिस्ट्री होनी है वो इसी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के माध्यम से होनी है। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का सगा भाई है? शायद प्रधानमंत्री मोदी का सगा भाई होता तो आज क्लास 4th ग्रेड में ही नौकरी कर रहा होता, जैसा उसका सगा भाई आज कर रहा है। तो क्या ये मनमोहन सिंह का सगा भाई है कि अथॉरिटी से 1 पैसा नहीं लेगी, इसको अपना दामाद मानते हुए हमारी रजिस्ट्रियां बांटनी चालू कर देगी और CCOC दे देगी? वो अथॉरिटी जो खुद अपना क्लेम RP ने सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर में नहीं लिया, ऑपरेशनल क्रेडिटर में लिया, उसके खिलाफ कोर्ट गई हुई है। ऑलरेडी मैटर सब जुडाइस है, कोर्ट के अंदर है अथॉरिटी का, जिसके पास वकीलों की फौज है। रोज अथॉरिटी के केस होते हैं और अथॉरिटी जो है सुपरटेक को भी जवाब देती है, आम्रपाली को भी जवाब देती है और अपने पॉइंट भी रखती है। वो बात अलग है कि घोटाले उन्होंने करे हैं तो उनको लताड़ पड़ती है, बट कागजों में तो वो सब चीज में सबसे आगे हैं। तो जब ये मैटर NCLT में पास होने जाएगा और अथॉरिटी को 1 पैसा नहीं दे रहा, ये टेक्निकल तौर पर प्रैक्टिकली अनवायबल प्लान है और हमारे को कभी CCOC यहाँ पर कभी नहीं मिलने की, लिख के रख लो। हमने भी अपना जो प्लान रिवाइज करा था दोस्तों, उसके अंदर अथॉरिटी को एक अमाउंट दिया था ताकि लिटिगेशन में एसोसिएशन का प्लान ना अटक जाए। होम बायर होने के बावजूद भी, और जो मैंने फिगर बताई 156 करोड़ रुपए अपना हेयर कट इनडायरेक्टली लगाने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ा इसमें एक कमी है टेक्निकल तौर पर कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ये नक्शे तक पास नहीं करवा पाएगा दोस्तों।
तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगली CIRP का हम वेट कर रहे हैं और ये इसके ऊपर दोबारा CIRP चलेगी। तो 4 करोड़ का जो था वो अगले 4 करोड़ आएगा, और जब तक हो सकता है जो जी टावर वाला बंदा झूठ बोल बोल के पिलर थामे खड़ा हुआ था, AOA को गालियां दे के, झूठे इल्जाम लगा के, वो वाकई पिलर के नीचे आके वो मतलब उस पिलर को संभाल ना पाए अगले 4 साल, और वो पिलर सच में ना गिर जाए। तो हमें बिल्कुल इस प्लान को नो करना ही चाहिए। ना सिर्फ हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बल्कि जिंदगी भर के लिए अपने दरवाजे CCOC रजिस्ट्री के लिए बंद करने जा रहे हैं। पैसा तो विनय जैन ने ही लिया था, तो अथॉरिटी को क्यों नहीं दिया? और ये भी लीज पे है। 20 साल की किस्तें थी, आपको बता दूं, जो 2020 तक इसने किस्तें नहीं दी पिछले 5 साल की। वो किस्तों का शेड्यूल आपको ईमेल पे मैं भेज दूंगा। किस्तें देनी बंद कर दी, और ये कहता है मेरे को CCOC दे देगी। 31% का मेरे पास अप्रूवल है। तो इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बहुत लंबा खिंच जाएगा। डेफिनेशन ऑफ डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट अलॉटी, ये टेक्निकल पॉइंट अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ इसमें मिसलेनियस पॉइंट भी हैं। ये कहीं नहीं बताया उसने डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट अलॉटीज और फर्स्ट अलॉटीज में क्या डिफरेंस है और उनकी रीजनिंग क्या है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया भी था। पेज नंबर दे रखा है इसमें, XIS पेज नंबर 68, आप उसको पढ़ोगे सब मिल जाएगा। डिटेल पे आप डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी प्लान आ चुका है और हमने सिर्फ उसको नो करना है। उसके पीछे ये सारे हमारे पास है, आप पढ़ लें। किसी का कोई डाउट है तो कभी भी पूछ ले, हम उसका जवाब दे देंगे। लिस्ट ऑफ होम बायर 4 कैटेगरी बनाई थी। एक्चुअल होम बायर, सेल कैंसिलेशन सरेंडर यूनिट, बैंक, बाई बैक ऑप्शन, डबल ट्रिपल। तो चारों यूनिट इसने वो चारों हटा दिया क्योंकि ये फंस गया था। AOA ने ऑब्जेक्शन डाला था, तो ये इसका 400 करोड़ का फ्रॉड भी इसमें खुल के आ जाता। और ये प्लान तो छोड़ो, मतलब कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में बेल कैंसिलेशन के ऊपर ही बात आ जाती। तो इसने जो गलती थी उसको सुधारा, बट आगे इसका क्या करना है वो नहीं करा, तो और भी बड़ी गलती कर दी। ये इनकी प्रॉपर लिस्ट दे देता, इनका बैकअप दे देता, एक्चुअल ओनर सबको बता देता, तो शायद हमें सबको कॉन्फिडेंस आ जाता कि ठीक है भाई हम फर्स्ट बायर है। तो इसने वो प्लान का हिस्सा नहीं बनाया, उड़वा दिया। तो हमने इसको मांगा था वो आप कंप्लीट लिस्ट बनाओ, अनेक्चर बनाओ और वो दो। तो इसने कोई बाइफरकेट जो करा, इसमें एक बाईबैक स्कीम भी है, वो अभी छुपा हुआ एक और बड़ा यंत्र है। कई इसके फाइनेंसर हैं जिसने इसको कैश में पैसा दिया, किसी ने 20 करोड़, किसी ने 30 करोड़। फर्जी FIR कराने वाले भी उसी कैटेगरी में है हम पे। कोई नेताओं का भी पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, पार्टियों का भी पैसा लगा हुआ है 2 नंबर का। तो उनको ये हमारे ही प्लान से बाई बैक स्कीम उनको बताता है। यहाँ पर कानूनी रूप से उनको वैध करने की कोशिश कर रहा है अपने 2 नंबर के पैसों को। बहुत बड़ा खेल है इसके पीछे, बट आप इतना अभी फिलहाल इतना समझ लो, ये बाई बैक स्कीम इसकी कोई नहीं है, और इसका इसने कोई भी बाइफरकेशन, कहीं भी डिटेल, कहीं भी कोई और एनेक्शर नहीं दिया। हमने इसको मांगा है, आज भी इसने ओपन डाल रखा है। तो जितने भी इसके 2 नंबर के काम हैं उनको ये फ्लैट अलॉट कर देगा। हमारा हो सकता है ओरिजिनल होम बायर का फ्लैट दे दे और उसको बाई बैक स्कीम में बता दे कि होम बायर ने इसको पास कर रखा है, ये बाई बैक स्कीम में था। स्टैंप भी इसके पास है पुरानी, लेटर हेड भी इसके पास है और खुद के साइन भी इसके पास हैं। तो हम ये क्राइम करने जा रहे हैं, इसको बैकडेटेड उसमें बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने के लिए पूरी सहूलियत दे रहे हैं। और इसके लिए ही जो RP की टीम है वो भी लगे, क्योंकि 40 लाख रुपए बिना खर्ची करे कागज में 40 लाख रुपए की सेल हो जाएगी वैल्यू के। इन्वेंट्री कम होंगी तो होम बायर के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक 40 लाख रुपए के साइन कर देगा और वो 40 लाख रुपए हम सब आपस में मिलकर दे रहे होंगे, क्योंकि TR ने कहा है कि हम पे भरोसा रखो, हमने पढ़ लिया है, सब कुछ सही है इसमें। तो कृपया करके ऐसी धूर्तता से बचे और नो कर दे, नहीं तो मैंने बताया ना, गर्दन अपने हाथ में दे दी, जैसे चाहे मरोड़े। तो ये मेरी उस बात को सपोर्ट कर रही है वाली बात। NOC नहीं ली इसने बैंक से, ये कहता है मैं 5% में सबके फ्लैट सरेंडर कर दूंगा जो प्रोफाइल फंडर है। भाई विश लिस्ट है क्या ये? 5 ही क्यों करेगा? तू 1% पे कर देता। तो बैंकों के NOC कहाँ है कि मैं 5% में सेटल करने को कोई भी बैंक तैयार है। तो उससे
इंटेंट पता लगता है इसका, कोई सेटलमेंट इसने नहीं करना, ऐसा कोई कंफर्ट लेटर ही दे देता बैंक का कि बैंक 5% में कंफर्ट है सेटलमेंट करने के लिए। बैंक वो चीज है साले मुंह में हाथ डाल के 3% मंथली इंटरेस्ट निकाल लेती है, पर्सनल एसेट कब्जे में ले लेती है, गुंडे पाल रखे होते हैं। हम सब अपनी ईएमआई ना बंद कर दें अगर 5% में कोई सेटल हो जाए अपने आप ही तो। और ऐसा क्या विनय जैन फिर दोबारा मैं कहूंगा मनमोहन सिंह का भाई है कि वो वहां से फोन कराएगा 10 रेस को रोड से और उसका जो है सेटल हो जाएगा। सबको समझना चाहिए थोड़ा सा यार। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा है। और 5% में सेटल नहीं हुआ तो जो भी गैप आएंगे वो फिर होम बायर के ऊपर पड़ेंगे। तो मैं 800 तो आपको बहुत कम बता रहा हूँ भैया, ये 2000 पर स्क्वायर फीट भी पहुंच जाएगा अगर यस कर दिया तो। नेक्स्ट है आरए हैज नो एंटाइटल टू डिसाइड टू कलेक्ट ट्रांसफर चार्ज। ये कहता है कि अगर कोई फ्लैट सरेंडर करता है, कल को फंसा हुआ महसूस करे और भागना चाहे तो मेरे को जब मैं चाहूँ जितना चाहूँ मेरे को ट्रांसफर चार्जेस मेरे को पे करे आरए को। तो हमने ये ऑब्जेक्शन करा है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को जब सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का तो ट्रांसफर चार्जेस लेना उसका अधिकार है, वो रोल लगा सकता है। इसको कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है और वो ट्रांसफर चार्जेस भी ओपन एंडेड है, कितना हो। कल कोई कहेगा कि आपको फ्लैट सरेंडर करना तो 2 लाख रुपए मुझे दे दो, 1 लाख तो आप मान के चलो जो गलत तरीके से ये लेते हैं ट्रांसफर चार्जेस वो है ही 3% से लेकर 7% तक का जितना हमारा रजिस्ट्री का कॉस्ट है उतना ट्रांसफर चार्जेस चल रहा है। आप अंदाजा लगाओगे तो ये आपका 125 से लेकर 200 रुपए पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन है सीधी एक छोटे से पॉइंट की। क्योंकि जब यहाँ कुछ होगा नहीं, लोग कहेंगे कि भैया कुछ नहीं हो रहा, मेरे को तो अपना फ्लैट सरेंडर करना है, मैं ट्रांसफर ही कराना चाहता हूँ, दूसरे के नाम पे भागूंगा मैं। फ्लैट जो है मेरा रिस्क पे है, लिफ्ट बंद हो गई, लिफ्ट में मेरी फैमिली फंस गई, मेरा पिलर गिर गया, मेरा ये जो पोडियम है यही नीचे ढह गया क्योंकि कोई मेंटेनेंस हो नहीं रहा, सीसीओसी मिल नहीं रही, कहीं हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से हम 7 साल पुरानी बिल्डिंग को 10 साल लाइफ होती है, 10 साल 15 साल 20 साल, सीमेंट पे अभी पुताई तक नहीं हुई थी, सीपेज आ रही है। तो आप अंदाजा लगा अगर हो गया तो ट्रांसफर करके भागेंगे तो भी 2 लाख रुपए इसको दे के ही जाएंगे। ये हमें 5% की कॉस्ट दे रहा है होम बायर को पूरे फ्लैट की और हमसे ट्रांसफर चार्जेस के नाम पे ही 5 से 7% मांग रहा है। तो बहुत बड़ा फटका है और ये गलत है, कानूनी अधिकार भी नहीं है, तो टेक्निकली रॉन्ग है ट्रांसफर चार्जेस का क्लॉज, इसलिए हमें इसको नो करना है। एफएआर ये कहता है कि एफएआर मेरा बढ़ जाए। एफएआर बेसिकली जो होता है वो ये होता है कि जितना अभी अप्रूव्ड है एफएआर वो 3.5 है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, और जो एवीजे का नक्शा हमारे पास अवेलेबल है और जो पास है नक्शा उसके अंदर 3.5 एफएआर पूरा पूरा बना है। फ्लोर एरिया रेशो कितना टोटल एरिया है उसके ऊपर कितनी बिल्डिंग बन सकती है, कितना रेशो उनका रखा जाए, तो ये कैलकुलेशन होती है बिल्डिंग बाई लॉज में। अप्रूव्ड है 3.5, कंप्लीट हम ले चुके हैं 3.5, और ये कहता है कि मेरे को बिल्डिंग बाई लॉज भी बीबीए की तरह अपार्टमेंट एक्ट की तरह ब्रीच करने के लिए ऑथराइज कर दो। तो मैं जो बी टावर नहीं बना उसमें अगर 23 मंजिल है तो मैं उसको 27 बना सकूं, तो 27 बना के बेच दूंगा, 4 फ्लोर का 20 मकान के फ्लैट के पैसे लेके खा जाऊंगा, सीसीओसी ना मिले तो वो होम बायर की लायबिलिटी, वो तो ऑलरेडी हम पहले दे चुके और बता चुके। तो इसका यही प्लान है कि जहां भी मेरे को मान लो मार्केट है, मार्केट के ऊपर मैं एक डबल डेकर मार्केट बना दूंगा। आपने देखा होगा पहले सिंगल फ्लोर ही मार्केट होती है, कई लोगों की ग्राउंड पे होती है और वो उसमें अब डबल डेकर बन गई, 3-3 फ्लोर भी बन गए। तो वो ये एफआईआर बढ़ाकर हम उसको ये कह रहे हैं कि अगर सीओसी तू हमारी कराता भी हो तो भी उसको छोड़ दे और तू नई नई बुकिंग करना चालू कर दे, और उसके बाद नक्शे पास ना हो अटक जाए तो जिम्मेदार हम ही है, तू नहीं है, तू पैसे लेके खा जा। तो जो एफआईआर का क्लोज इसने डाला है ये टोटली इलीगल है, बिल्डिंग बाय लॉज के अगेंस्ट है,
ऑलरेडी 3.5 नक्शे में हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी यूटिलाइज कर चुके हैं। तो ये अधिकार एफएआर बढ़ाने का, और वैसे भी कंडीशनल है, कितना एफएआर बढ़ेगा ये होता तो भी सोच सकते थे। उस एफएआर बढ़ने से कितना अमाउंट इंक्रीज होगा और कंपनी के अंदर आएगा सेल करके, और वो कैसे कैसे होम बायर की रजिस्ट्री, सीसी और कॉस्ट टू कंप्लीट में लगेगा, तो भी सोच सकते थे। Again, this is conditional and open-ended. That's why this is not feasible on technical ground. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर ये एफआईआर बढ़ता है और इसकी पड़ती है तो 500 रुपए पर स्क्वायर फीट भी हमारी जेब के ऊपर आ सकता है, अगर इसने जितनी दुकानें नीचे बनी है इतनी दुकानें ऊपर डाल दी और उनका पैसा उठा लिया तो भरेंगे हम। और कल को अगर वो तोड़े गए, मान लो कल को होम बायर एसोसिएशन के समझ में आया कि भैया ये तो सब बेच खा गया और हमें अब दोबारा इसको बचाना पड़ेगा, या हमारे टीआर को समझ में आ गया कि हमारे पापा ने गलती कर दी, हम इसको अब समझ गए हैं जी और हम मिलके चलाएंगे सारे टीआर, हम एसोसिएशन को नहीं मानते, तो उन टीआर को गिराने के लिए भी 1-8 करोड़ रुपया अथॉरिटी को देना पड़ जाएगा। तो वो भी हमारे ऊपर ही कर्जा होगा मलबा उठाने का। तो इससे बचना है हमें। लेवी ऑफ ईजमेंट चार्जेस ऑन पार्किंग स्पेस ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। डिफॉल्ट के लिए इसने बताया है, बहुत ही करारा तमाचा है ये हर उस होम बायर पे जो 7 साल से इसके प्रताड़ना को झेल रहा है। इनफैक्ट मतलब आज की डेट में भी हम सबके मुंह पे थूक रहा है ये, और हम इसको यस कर रहे हैं कि यस वी आर एग्री, आप हमारे मुंह पे थूकिए, हम गांधी जी के बंदर हैं। दूसरा भी गाल आगे कर देते, चांटा नहीं मारे, आप थूकिए। तो ये कहता है एक फेक एंटिटी बनी थी जिसकी वजह से डिले हो गया प्रोजेक्ट ये, और एफआईआर उन्होंने कर दी मेरे ऊपर, और सारी नकली एफआईआर। इसका मतलब समझ रहे हो, हम उसको अप्रूव कर रहे हैं कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन फेक है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह पाया फेक है, लेकिन हम होम बायर खुद ये कह रहे हैं कि हमारी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन फेक है। तो कल को आप आशीष से उम्मीद करेंगे या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर किसी से उम्मीद करेंगे कि जी हम ट्रैप हो गए, अब हमारा खिलाफ आप कुछ करें, बचाएं, तो आप अपने हाथ काट रहे हैं, हम कहीं भी केस फाइल नहीं कर पाएंगे। फेक एसोसिएशन अभी तक तो कहीं नहीं है, बट आप खुद होम बायर उसको फेक साबित कर देंगे। अपने ही माँ बाप को गालियां दिलवा रहा है ये आदमी, ऐसा है। कह रहा है मेरे पे भरोसा करो, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, बहन का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं दारू पी के रोज पड़ जाता हूँ, कोई बात नहीं, हूं तो इंसान। और तुम अपने माँ बाप को गाली दो, क्योंकि उनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है कि तुम्हें मेरे को नाली में उठाने आना पड़ता है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं भेजेंगे तो तुम्हें नाली में उठाने मुझे आना भी नहीं पड़ेगा, तुम भी सुखी मैं भी सुखी, मैं सुबह उठ के अपना आप आ जाऊंगा। इनडायरेक्टली इस बात का ये मतलब है, अपने हाथ पैर मत काटो। और जितने भी इसके ऊपर लिटिगेशन चल रहे हैं उसमें आप खुद कह रहे हो एओए की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इसने 400 करोड़ रुपए का घोटाला करा, वो इसके अंदर दब जाएगा। जो फोरेंसिक ऑडिट में इसकी बीवी के ऊपर और इसके बच्चे के नाम पर और रिलेटेड पार्टीज के नाम पर 250 करोड़ रुपए साइफंड ऑफ हुए हमारे पैसे, वो इसके अंदर दब जाएंगे। और जो आनंद विहार का प्रोजेक्ट 116 करोड़ में बेच खाया आईएफएल ने मिलकर, वो भी इसके अंदर दब जाएगा। तो इतने करोड़ रुपए इसमें दबाए जा रहे हैं जो कि हमारी संपत्ति है, और कल को रिकवरी होके हमारे ही पास आनी है होम बायर में। और एओए ने अपने रिजोल्यूशन प्लान में उसमें सबको बराबर का मालिकाना हक दिया, उनको बराबर का हकदार बनाया। तो वो हक सिर्फ विनय जैन का और उसके अपने टीआर का होना चाहिए, जिसकी वजह से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों को मारने में भी पीछे नहीं हटेंगे, उनको गाली गुफ्तार करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये फ्लैट आपका है दोस्तों, आप सोच लो, आपको जिंदगी भर इनको फ्लैट बना के देना है कि अपना फ्लैट बचाना। तो ये बिल्कुल हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, बल्कि एज ए अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन सबसे जो भयंकर पॉइंट है हमारे लिए यही है कि एसोसिएशन की वजह से सीसीओ से रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अरे हम एसोसिएशन ने तो 100% अपना तेरे को पैसा दे दिया था भाई एडवांस में ही, क्यों नहीं तूने हमारी सबकी रजिस्ट्री करा दी? और ये तेरा काम था एसोसिएशन बनाना, तूने नहीं बनाई तो हमें बनानी पड़ी, और हम तेरी वजह से आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जब तक ये इसको नहीं चेंज करता, कोई भी एसोसिएशन का मेंबर
बिल्कुल भी अपने मुंह पे ना थुकवाए और इस प्लान को नो ही करे, कहीं का नहीं बचेगा। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की भी उसने कहीं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी कि उसके अंदर मेरा इलेक्ट्रिफिकेशन भी आता है, वो बाइफरकेशन नहीं है, या सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज मेरी उसमें आ रही हैं, पैनल लगाऊंगा क्या लगाऊंगा, 33 केवीए की लाइन चाहिए, पूरा का पूरा वो गायब है। और जबकि हमने एओए का जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की जो 90 करोड़ की रिपोर्ट लगाई है उसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है, और वो कब कब करेंगे कैसे कैसे करेंगे वो मेंशन है। तो ये ओपन एंडेड है और वायबल नहीं है। पेज 39 मिसिंग था, अब वो आ गया है तो इसको नहीं पढ़ रहे। ग्रेस पीरियड ऑफ 180 डेज। रिजोल्यूशन प्लान कंपनी का होता है, कंडीशन नहीं होती, तो इसके अंदर मैं ग्रेस पीरियड लूंगा। हमने कोई ग्रेस पीरियड नहीं लिया, ये टाइम बाउंड सीआरपी प्रोसेस होता है और टाइम बाउंड ही उसका रिजोल्यूशन प्लान होता है। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, तो ये ग्रेस पीरियड जो लिया है ये अनलॉफुल है और ये ग्रेस पीरियड का कोई अधिकार ही नहीं है, तो ये गलत है। 180 दिन देना, 1.5 साल बाद के बाद भी हम 180 दिन दे रहे हैं, तो 2 साल तो हम खुद ही कह रहे हैं कि 2 साल तक तू हम पे सीआरपी की कॉस्ट भी लेता रहे और हम पे मेंटेनेंस भी ले ले एडवांस का और हम पे राज कर। न्यू मैनेजमेंट वो कह रहा है, ये कल हमने डिस्कशन करा था कि वो कहता है कि मैं इतने बंदे यहाँ पर लगा दूंगा बना दूंगा और मेरी मैनेजमेंट कमेटी में 13 लोग रहेंगे। तो यहाँ हमने पूरा विस्तार से नहीं लिखा, लेकिन वो खुद ही न्यू मैनेजमेंट कर रहा है, जबकि एक्स मैनेजमेंट वो खुद ही है। तो ये हमारे सारे मिसलेनियस और टेक्निकल ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाते हैं। मैं अगले और 5 से 8 मिनट में आपको और ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ, फिर हमने आज आपको ही सुनना है अगले आधे घंटे। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो कड़ा जितने हमने बताया वो तो होम बायर के ऊपर फाइनेंशियली इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारी सीसीओसी के लिए इम्पैक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम कभी भी यहाँ मालिकाना हक पाए। जो हमारी जेब पे सीधा असर कर रही है वो बातें अभी तक हमने डिस्कशन करी दोस्तों। बट अब जो हम बातें डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है कानून में क्या दिक्कतें हैं जो ये प्लान अप्रूव्ड हो जाए या एग्जीक्यूशन हो पाए इस प्लान की, और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो उसमें जो भी इसने बताया है ये 95% अनलॉफुल प्लान है, 5% ही वो है जो एओए से कॉपी कर लिया। बट ये भूल गया कि ये खुद एक्स प्रमोटर है और हम होम बायर थे, तो 95% वो गलतियां इसने सुधारी नहीं, तो ये डिस्क्वालीफाइड है। हमारा पहला ऑब्जेक्शन इसमें यह है कि सेक्शन 29 है जिसमें ये ईओआई निकला और इसने प्लान सबमिट करा, उसमें डिस्क्वालीफाइड है। और ये ऑब्जेक्शन कई सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर ने भी उठाया। आपने आज के भी एमओएम देखे होंगे नोटिस का, और 13 सीओसी के मिनट्स के एमओएम भी देखे होंगे और ऑडियो भी सुन ली होगी। मैंने सिर्फ इसी पॉइंट को कवर करने के लिए एक ऑडियो, जो आरपी का एडवोकेट है अभिषेक आनंद, खुद उसकी ऑडियो जो वहां पर थी वो वहां से जो हमारे को मिली वो प्रोवाइड कराई एज ए सबूत, और उसका कोई भी एमओएम में जिक्र नहीं है। और ऐसी 50 से ज्यादा छोटी छोटी ऑडियो है जिसका एमओएम में जिक्र तक नहीं है। तो एमओएम बनाने का काम ये होता है कि जो भी सीओसी में डिस्कशन हुआ उन सबको सारे सीओसी मेंबर के सामने लाया जाए। तो ये आपके किसी टीआर ने नहीं बताया सीओसी में क्या हुआ 13th में, और उसके क्या इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर होंगे, क्योंकि पापा ने कह दिया चुप रहो बिल्कुल शांत, मैं सब संभाल लूंगा, सेटिंग हो जाएगी सब। तो आपने देखा होगा कि एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स ने रिकॉर्डिंग में मांगी है, वीडियो रिकॉर्डिंग दो 13 सीओसी की, और आज मॉडिफाई होके लीपापोती करने के लिए सबके पास एमओएम भी आए हैं 13 सीओसी के एमओएम रिवाइज्ड। तो उसमें कुछ लीपापोती करके पॉइंट डाल दिए हैं, बट फिर भी विनय जैन को पूरा पूरा और अपने आप को बचाने की कोशिश करी गई है, जिसके अंदर कानूनी रूप से ये प्लान ही अवैध है। तो ये डिटेल में हम बात नहीं कर रहे। इसके अंदर एमएसएमई 240A का जो एग्जम्पशन का प्रावधान दिया गया वो सब चैलेंजेबल है, और ये कंपनी एक्ट 2013 में ही डिस्क्वालीफाइड है। इसके अगेंस्ट में हम एनसीएलटी कोर्ट भी जा चुके हैं और आईबी में भी जा चुके हैं कि कल को अगर ये प्लान में हमारे साथ ये सब करता है तो होम बायर्स को सेफ गार्ड करने के लिए
हमारे पास एक ये ऑप्शन हमने एडवांस में बचा के रखा है, क्योंकि कोई आज जो गारंटी ले रहे हैं वो कोई नजर नहीं आएगा, हमेशा की तरह चुप होके बैठ जाएंगे अपने घरों में, शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। कुछ भी गड़बड़ होती है तो कोई सिंगल आदमी सामने नहीं आता, जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हाँ ये मेरे से गलती हुई है या मैं पता करता हूँ, सब गायब। ऐसे ही हो सकता है जब तक ये पैसा लेके सोसाइटी से गायब हो जाए। विनय जैन को भी कई करोड़ रुपए फ्री में बच रहे हैं इसमें, और थोड़ा सा जब टुकड़ा मिलता है, पापा को मिलेगा तो बच्चों को भी मिल जाएगा। तो आप सब लोग उसका हिस्सा ना बने, आप सबकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। तो डिस्क्वालिफिकेशन है इसका कंपनी एक्ट में एज ए डायरेक्टर, तो ये प्लान देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और हमने ये भी बताया इसका जो एफिडेविट है वो गलत है। किंग्सवे स्टॉक वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में ये सह डायरेक्टर है रलन के, और इसने वहां पर एफिडेविट दिया हुआ है। इसमें एक एफिडेविट देना होता है कि रिलेटेड पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसमें स्पेशली पार्टी लिखी गई है, एओ ने भी लिखी थी, कंपनी का नाम भी है। अगर कोई भी रिलेटेड पार्टीज एवीजे डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उसके किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संपर्क में है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ये तो डायरेक्टर है, आप ये कंपनी उठा के देखें किंग्सवे स्टॉक, इसमें विनय जैन और रलन का खुद का क्लेम है, और वो वहां पर जो है सीओसी में भी मेंबर है और उसका कई जगह नाम भी आता है। ये दोनों उस कंपनी में सेम कंपनी में डायरेक्टर हैं, और इसने वो फॉल्स एफिडेविट दिया है कि मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो रिलेटेड पार्टी के साथ ये डायरेक्टर है, तो ये प्लान जो है लीगली तौर पर कभी भी पास नहीं होगा। झूठा एफिडेविट अगर आ गया तो प्लान ही कंप्लीट रिजेक्ट है और ये फ्रॉड है, फ्रॉड का भी केस चल सकता है। तो ये बात आपको कोई आरपी ने नहीं बताई, किसी टीआर ने नहीं बताई, क्योंकि ये होगा तो कल को आपस में मिल बांट के सब खा जाएंगे। तो हमने जो ऑब्जेक्शन लगाया है इसलिए हमने कहा है सेक्शन 164 के कंपनी एक्ट 2013 में ये क्लियरली डिस्क्वालिफाइड है। और अगर सेक्शन 164 कंपनी एक्ट में डिस्क्वालिफाइड है तो अंडर सेक्शन 29A में भी आईबीसी में रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने का हकदार नहीं है। सेक्शन 29G और H, वहां पर ABCDFGH ऐसे हैं, आप पढ़ना उनको, उनमें 2-3 क्लॉज हैं जो इसको रोकते हैं, चाहे एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करके आ गया हो। एनीवे ये फ्यूचर होगा इम्प्लीकेशन, यहाँ से प्लान पास हो जाए, एनसीएलटी से पास हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ जो है कानूनी फिजिबिलिटी देखता है। बट चूंकि हम ऑलरेडी एनसीएलटी में और ये ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं तो बहुत मुश्किल है कि एनसीएलटी मतलब इस धोखेबाज को इन पॉइंटों के ऊपर घेरेगी नहीं। तो हम अपनी गर्दन कटवाने जा रहे हैं। जो चीज लीगली धोखे की है, जिसका बेस एफिडेविट होता है प्लान बनाने का कि मैं ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसमें मेरी सच्ची है, तो ऑटोमेटिकली सारी बातें झूठी हो गई। इसकी गारंटी अगर कोई टीआर लेता है तो मैं कह रहा हूँ वो अपने पिताजी की भी गारंटी नहीं ले सकता जिंदगी में, और उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसे कुछ नहीं पता। तो एफिडेविट ही रॉन्ग है, खाली एफिडेविट उसमें दे रखा है प्लान में, आप उसको पढ़ लो, उस प्लान के अंदर एफिडेविट ही झूठा दे रखा है। और कल सीओसी में भी, परसों जो सीओसी होगी उसमें भी यही मुद्दा मेरे हिसाब से डिस्कशन में आएगा, और आईआरपी उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कह देगा कि होम बायर के मैं तो वोटिंग करा लेता हूँ, कोई बात नहीं जी, आप कोर्ट चले जाना। देखते हैं वहां क्या होता है। इसके अलावा भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में इसका जो है एनपीए का रखा है, और उसका दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें डीआईएन नंबर, आपको आज तक नहीं पता होगा, डीआईएन नंबर इसका 2017 में ही सस्पेंड हो गया। डीआईएन नंबर होता है डायरेक्टरशिप का, जो ये आरओसी की वेबसाइट पे नंबर होता है, जो हम कह रहे हैं डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि 3 साल तक इसने अपनी बैलेंस शीट एवीजे डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमारा खुद का ये प्रोजेक्ट है एवीजे हाइट, उसकी बैलेंस शीट ही नहीं बनी 2015 के बाद से। आज भी आरओसी की साइट पर, आप एमसीए की साइट पर जाके देखेंगे तो कोई भी देख सकता है, उसमें बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट अपडेटेड है 2015। तो वहां भी इसने झूठ बोला, और ये
3 साल तक लगातार नहीं बनता तो वो डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर माना जाता है और उसका डिन नंबर सस्पेंड हो जाता है। तो सस्पेंड भी कर दिया एमसीए ने, रजिस्ट्रार ने, उसका ऑर्डर भी पास कर दिया। इसने आज तक किसी को नहीं बताया और उसका केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। उसका नंबर भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो उसमें स्टे मिल गया, अगली प्रोसीडिंग तक जवाब मांगा गया है इससे, वो होने के लिए। तो वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। तो ये रिजोल्यूशन प्लान आपका अटक जाएगा, कभी भी वायबल नहीं होगा। तो इसलिए ये लीगली तौर पर गलत एफिडेविट है और इसको ये बात बतानी चाहिए थी खुद कि मेरा जो DIN है वो स्टे के ऊपर है और ये कभी भी जो है फ्यूचर में जो है सब जुडाइस है और ये मैटर हो सकता है। उसका जवाब उसने, आप आज का ऑब्जेक्शन देखेंगे किसी का वहां पर है तो उसका जवाब दे रहा मुझे नहीं पता, मेरा वकील बताएगा। क्या ऐसे करके ऑब्जेक्शन क्लियर होते हैं? तुझे नहीं पता, तेरा वकील बताएगा, तो तेरे वकील को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वहां बैठाना था और वो जवाब देता। कल को तेरे से प्लान पास नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तू कह देगा मुझे नहीं पता, मेरा वकील बताएगा या मेरा फलाने वाले टावर का बेटा बताएगा। आप उनसे पूछ लो, आज भी वो यही कर रहा है। मेरे से मत पूछो, आप मेरे बेटों से पूछ लो। मैंने अपने एक बेटी और कई सारे बेटे पाल रखे। तो अपने आप को जरा बचा के रखे सब लोग। पता नहीं ये अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी उस टाइम हो ना हो, जेल में हो, आपको मिलने दिया जाए ना मिलने दिया जाए, हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी हो, लेकिन आपकी भी सबकी जिंदगी नहीं बचने वाली। तो ये उन सब लोगों को तबाह करेगा जो लोग अपने लिए लड़ेंगे, अपनी सच्चाई की आवाज उठाएंगे। लेकिन घबराने की भी जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं ना आज भी खड़े होके। कानून तो सबके लिए है। हम झूठे केस में फंस रहे हैं तो सच्चे का क्या होगा? तो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारे फ्लैट सबके हाथों से गए। और EMI रोक के देख लेना, बैंक का जो फटका है वो विनय जैन की इस लताड़ से कम ही है। तो बेशक से हम सच्चाई के लिए लड़ लें, अपनी आवाज उठाएं, सब लोग घबराए बिना। रॉन्ग फॉल्स एफिडेविट ये मैं बता चुका हूं। वो कहता है मेरा किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो बहुत सारे केसेस है जो उसने छुपाए हैं, बताए नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस भी उसने जो है IRP का डाल दिया, क्योंकि प्लान ही IRP ने बनाया उसका खुद। तो इतनी बड़ी वो गलती कर गया और अब जाकर वो उसको ठीक करा नहीं करा, वो भी हमने अभी चेक नहीं करा। रिजोल्यूशन प्लान में ऑफिस का एड्रेस ही जो है वो IRP का एड्रेस डला हुआ है, क्योंकि किसी और का रिजोल्यूशन प्लान बना के दिया होगा तो यही डला रह गया, ये तक नहीं चेक करा। तो ये जो रिजोल्यूशन प्लान में एड्रेस मेंशन है भैया, वो RP का है, विनय जैन का नहीं है। कंफर्ट लेटर के हमने तीनों बताए, ये रॉयल टीवी, वृंदा और टेक्नो, ये कॉमर्शियल पे थे। जहां तक इसकी लीगल वायबिलिटी का सवाल है तो इसके अंदर ये सारे रिलेटेड पार्टीज में ही है। जो ऑडिटर है जिसने फोरेंसिक ऑडिट बनाई है RP की, वही ऑडिटर इन तीनों कंपनियों का भी है। आप देखो किस लेवल का बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये तीनों कंपनियां, इसका मतलब RP की जानकार हैं और वही इसको कंफर्ट लेटर इशू कर रही हैं। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको क्लियरिटी हो जानी चाहिए। और टेक्नो म्यूजिक जो कि रॉयल्टीज को दे रहा है कंफर्ट लेटर में कि मैं इसको 7 करोड़ रुपया दूंगा, 48 लाख रुपए से ज्यादा की उसकी कीमत नहीं है, और उसके फाइनेंशियल में दिख रहा है MCA की वेबसाइट पर। तो जो 48 लाख की औकात नहीं है जिसकी, वो किसी को 7 करोड़ रुपए कैसे दे सकता है? तो ये लीगली तौर पर वायबल नहीं है और ये ना पैसा कभी आएगा ना जाएगा। तो वो CCOC हमारी रजिस्ट्री कहाँ से करा देगा? जीरो में। तो जो गैप होगा वो होम बायर करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल नहीं है, कैसे कैसे कब कब क्या क्या करूंगा, कितने फ्लैटों की टावर वाइज रजिस्ट्री करूंगा, CCOC कब किस तरीके से करूंगा, और जितनी NOCs COC के लिए ली होती है उनका क्या मेरा कानूनी तौर पर मेरे को क्लियरेंस मिलता रहेगा, वो लिस्ट गायब है। अप्रूवल क्या क्या चाहिए? कोई भी अप्रूवल प्लान के अंदर जो जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सेक्शन 38 3D में CIRP रेगुलेशन में ये मैंडेटरी होता है। रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल क्या क्या चाहिए वो सब की लिस्ट देने का वो गायब है, हमने दी थी। RA हैज नो कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द रिजोल्यूशन प्लान, ये हम जब से ही चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, कैपेबिलिटी से बाहर है। ये उसकी
रीजनिंग दे रखी है क्यों कैपेबिलिटी नहीं है। 31 केसेस जो है चेक बाउंस के चल रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में। उसके पास पैसा ही नहीं था किसी को देने के लिए, वो आज कहता है कि मैं 700 करोड़ की कंपनी खरीदूंगा। 31 केस आज की डेट में। 53 FIRs हैं इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स। कल को किसी भी FIR पे, अभी एक में तो बेल मिली है, कल को किसी भी FIR पे अगर गिरफ्तारी होगी तो प्लान जो है वो धरती में समा जाएगा। कौन इंप्लीमेंट करेगा इसका जिक्र किसी भी रिजोल्यूशन प्लान में नहीं। 50 केसेस आर्बिट्रेशन के, एग्जीक्यूशन के, अलग अलग नेचर के, अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, जिसमें मनी भी रिकवर करनी है उससे, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट से, जो कि कॉर्पोरेट डेटर है। तो 50 प्लस 53 प्लस 31 117 केसेस इसने खुद अपने प्लान में लिखे हैं कि मेरे ऊपर ये सब चल रहे हैं। तो ये जो हमने क्लॉज लिखा है कि RA हैज नो कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द रिजोल्यूशन प्लान, कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक केस में बचेगा। ये जो है मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं बच पाए कानून की नजर से, और वो भी काफी टाइम तक परेशान रहे फर्जी केसेस में, जिसमें वो एनकाउंटर फर्जी केस था। और जो अमित शाह है गृह मंत्री, वो भी कई टाइम तक जेल रह के आए फर्जी केस में। इसमें तो असली केस है और 117 हैं, शायद ये उनसे ऊपर है। ये इन सबसे बचता हुआ सीधा हमारी रजिस्ट्री के लिए भगवान शंकर ने ब्राह्मण के रूप में इसको भेजा है, अवतरित हुआ है ये। अगर आप इस पर भरोसा कर सकते हो तो जरूर यस कर देना। नेक्स्ट है RA हैज नॉट कंडक्टेड हिज ड्यू डिलीजेंस। ये पॉइंट उठाया भी है और उसका इसने जवाब भी दिया है कि ये मेरा वकील बताएगा। तो ड्यू डिलीजेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको कंपनी के बारे में एक एक चीज बतानी पड़ती है, फैक्ट्स बताने पड़ते हैं, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, उनको वेरीफाई करना पड़ता है। RP का काम है, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। तो जितना और भी था, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का IFL के खिलाफ केस चल रहा है 626 नंबर 2021, वो मेंशन नहीं करा इसने अपने रिजोल्यूशन प्लान में कि उस प्लान में जो भी डिसीजन आएगा उसका इम्पैक्ट रिजोल्यूशन प्लान के ऊपर क्या होगा। इसके अलावा जो एविजाइट अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का NCLT में केस चल रहा है IRP के ऊपर, अगर उसके ऊपर होल्ड हो गया डिसीजन या वो होम बायर के फेवर में आ गया तो इस रेजोल्यूशन प्लान का क्या होगा। दोनों ही AOA के केसेस को प्लान के अंदर दर्शाया ही नहीं गया और ना ही IRP ने इसे अपने किसी उसमें रखा। जब हमने ऑब्जेक्शन करा है तो अब ये डल के आ गए हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि इसका होगा ही। नेक्स्ट है CRP कॉस्ट 3.75 करोड़ है। वो कहता है कि ये RA प्रोवाइड कराएगा, लेकिन 3.75 करोड़ का कहीं इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड है उसमें जिक्र नहीं करा कि 3.75 करोड़ रुपए का खर्चा मैं कब और कैसे कैसे करूंगा। और इसके अलावा भी 3.75 के ऊपर जो होगा, ये कहता है कि मैं सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर से लूंगा। तो जो 5% में तूने फिक्स कर दिए और अमाउंट भी फिक्स कर दिया, तो उसके बाद अगर ये 8 करोड़ रुपए हो जाएगी तो ये अमाउंट वो पे करेंगे। ये उनके उसमें ओपन एंडेड है और कोई भी उनके ऊपर क्लॉज जो है ये एलिजिबल नहीं हो रहा कि ये अमाउंट वो पे करेंगे। अगर वो पे नहीं करेंगे तो हमारे होम बायर के ऊपर ये जरूर कंडीशन है कि जो भी गैप्स आएंगे वो होम बायर करेंगे। तो जितने भी करोड़ रुपए यहाँ से करेंगे आप ये मान के चलो हमें ही देना है, तो इसलिए हमें इसको नो करना है। प्रिंसिपल अमाउंट ये मैंने बताया था, सिर्फ वो ही लिया है, कानूनी तौर पे गलत है ये। हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का लॉस है और वो उसमें मेंशन करना चाहिए था। 136 करोड़ का घोटाला, 156 करोड़ का सॉरी घोटाला प्लान में बिना बने ही हो रखा है और हमारे सारे TRs हो रहे हैं। वो कहते हैं हमने प्लान पढ़ लिया, तो इसको ठीक कराएं। TR को बोले भैया सो जाओ, जग जाओ, सवेरा हो गया बाबू। बस यही हमारे लीगल ऑब्जेक्शन थे। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों इसमें, और आप सब लोगों को, और बल्कि मैंने 8 मिनट आज ज्यादा ले लिए। मेरा टारगेट था कि मैं 10:05 तक ये सारी बातें खत्म कर दूं और अगले 20-25 मिनट हम आपको सुनेंगे। आप लोगों की जो भी राय है प्लान से रिलेशन में या फाइनेंशियल टेक्निकल लीगल से रिलेशन में, आप ईमेल कर सकते हैं। आप एसोसिएशन के किसी भी ग्रुप में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे।
और इसके अलावा बहुत सारी डिटेल चीजें हैं, लिक्विडेशन कॉस्ट, उसकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट, इसके अलावा जो अगर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा उसका क्या प्रोसेस है। हम अब उस सब में जा ही नहीं रहे, अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है दोस्तों। 1 साल का पूरा मैं आपको कैसे 3-4 दिन में समझा दूं, बट इतना ही कहूंगा कि जितने भी क्लॉजेज हमने अभी तक पढ़े समझे, आप ये समझ लें कि अनलिमिटेड स्कोप है लायबिलिटी का जो हमारे सिर के ऊपर पड़ने वाली है, तो हमें इसको नो करना ही नहीं है, हम बच नहीं पाएंगे, नो करवाना भी है। खाली आशीष जितना कर सकता था उसने अपने लिमिट से ज्यादा, अपने स्कोप से ज्यादा करके दे दिया। उसके पीछे जो कुछ टीम और जुड़ी हुई है, बैकग्राउंड में काम कर रही है, उन्होंने भी अपनी लिमिट से ज्यादा दिन रात मेहनत करके पिछले 6 महीनों में कर दिया। नई टीम, पुरानी टीम सब जितना कर सकती थी कर गया। अब हर होम बायर की जिम्मेदारी है अपना घर बचाना और अपने पड़ोसी को सही के लिए प्रेरित करना। तो ये नो ही करना है, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, सिर्फ नो। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपने सारी बातों को अपने फायदे नुकसान के एंगल से देखा होगा, समझा होगा, बट फिर भी किसी का कोई डाउट है वो कभी भी पूछ सकता है। आगे हमें और मीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अब आगे की कमान मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। और होस्ट साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग कुछ कहना चाहते हैं वो अपने हैंड रेस जिनके आ गए हैं उनको पहले मौका दें, और अदरवाइज भी सबका जो लोग नहीं भी है और जुड़े हैं, हम उनसे खुद पूछना चाहें, वो कुछ कहना चाहें, कुछ एसोसिएशन के मेंबर जिनको कुछ पता भी है इसके बारे में। अगर आपको लगता है इनमें एक भी बात कोई झूठी बताई गई है तो भी आप बिल्कुल हमारे सम्मुख बात करें। और मैं तो बस इतना यकीन दिला सकता हूँ, जितनी भी बातें मैंने आपसे अभी तक कही हैं 100% कानूनी तौर पर 100% सच्चाई पर आधारित है, और उसमें 0.01% की भी कोई झूठ की गुंजाइश नहीं। आप सुनने के लिए, बात को समझने के लिए और गंभीरता से बने रहने के लिए इतनी लंबी मीटिंग में पिछले 2 दिनों की मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ आप सब लोग पढ़े लिखे होने का उदाहरण पेश करेंगे और ना सिर्फ खुद इसको नो में वोट करेंगे, बल्कि सारे ग्रुप में एक्टिव होकर सब लोगों को इसके बारे में समझाएंगे। इसके रिलेशन में जितने भी हमने बातें करी हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एसोसिएशन आपकी ईमेल आईडी पे प्रोवाइड करा देगी। जितनी भी बात हमने कही है उन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सबूत और डॉक्यूमेंट की बहुत बड़ी जो है वो भूमिका है, और वो आप सबके पास भी होने चाहिए। तो आपसे कोई कहे कि क्यों नो करना है, तो वो डॉक्यूमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी हैं, तो हम दे रहे हैं आपको। होम बायर का पूरा अधिकार है, सब कुछ हमारा है, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होम बायर से। तो जो चीज छुपाई गई हमसे, जो चीज हमारे को गुमराह करा गया, वो आप लोगों को बता सकें, और किसी को नहीं समझ में आता तो कान पकड़ के एओए की मीटिंग में ला सकें, ले भाई ले ज्ञान, पूछ ले, यहाँ पर सामने आके पूछ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आशुतोष उपाध्याय जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, प्लीज आशुतोष जी अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रखें। सर मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, आज मैंने जो इनवाइट देखा ना 14 COC के लिए, उसमें तो आरपी साहब ने प्लान को पूरा कंप्लायंट बता दिया है। प्लान इज फुल्ली कंप्लायंट एज पर हिज आई मीन जो भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से। तो अभी क्या सिर्फ वोटिंग से ही सारा डिसीजन होगा? नहीं, बिल्कुल उन्होंने प्लान कंप्लेंट बताया है, जो ऑब्जेक्शन सेक्शन 29 में उनके हिसाब से आए हैं, जितने अभी तक आए हैं। तो कल को कोई और चीज होती है तो यहाँ तक लाने के लिए वो कह देंगे कि भाई सीओसी ने पास कर दिया, सीओसी चाहती है कि प्लान आए, तो आगे एनसीएलटी के पास जो होगा वो देखा जाएगा। और प्लान जब वोटिंग पे लाया जाता है, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। कंप्लायंस जब तक नहीं हो सकता जब तक जितनी इसमें खुद फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जब एओए थी वो बनवा कर कोर्ट में फाइल कराई है, वो पेंडिंग है, एमओएम में भी है, और उसका जिक्र कहीं नहीं है, ना प्लान में है। क्यों? क्योंकि उसमें 250 करोड़ रुपए रिलेटेड पार्टीज को दिए गए हैं और वो पैसा वापस आएगा।
तो वापस आएगा तो वो होम बायर को ना मिले, हमारे खर्चे में एडजस्ट ना हो, इस सोसाइटी में ना लगे, पर्सनल आरए को मिल जाए और उसके टीआर में बढ़ जाए। तो वो फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना, ये मैंडेटरी क्लॉज है, अगर टीआरए बनी हुई है यानी ट्रांजैक्शन ऑडिट रिपोर्ट, तो वो मैंडेटरी होती है प्लान के साथ उसको रिलीज करना। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और बिना उसके प्लान वोटिंग पे ही नहीं आ सकता। तो इसको भी उड़ा दिया, या आएगा तो लास्ट टाइम जैसी वोटिंग होगी वो आएगा, तो वोटिंग के लिए नहीं है, उसने अपना एजेंडा रख दिया सीओसी के सामने कि वोटिंग पे मैं इसको लाना चाहो तो मॉडिफिकेशन के साथ या विदाउट मॉडिफिकेशन ले आओ। तो हम बड़ी चालाकी से कानून को प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए हमें नो करना है। ये कंप्लेंस उसके हिसाब से है, लेकिन ये कंप्लेंस हमारे हिसाब से, होम बायर के हिसाब से और आईबीसी के हिसाब से नहीं है। तो हमें फंसना नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। वो रिपोर्ट भी है, जब समय आएगा वोटिंग का, अगर ये वोटिंग पे प्लान आता है, अगर वो प्रोवाइड नहीं कराएगा तो आप चिंता ना करें, वो सबके पास सारी रिपोर्ट पहुंच जाएगी और उसमें नाम भी है किस किसने कितना कितना पैसा कब कब यहाँ से गायब करा है। मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं अपना रिस्क लूंगा आप सब लोगों के लिए, और मुझे भागना भी पड़ सकता है, मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो भैया मेरी फैमिली को संभाल लेना, संभाल लोगे तो ठीक है, नहीं है तो ईश्वर है संभालने के लिए, लेकिन मैं सत्य से कभी भी विमुख नहीं होऊंगा। बस मैं अपने आप से और अपने भगवान से इतना ही मांगता हूँ। थैंक थैंक यू आशीष जी। तरुण जी कुछ पूछना चाहते हैं? तरुण जी अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन रखें। हाँ, मेरा सवाल वही था कि मैंने कल कुछ थोड़ी सी पढ़ाई करी थी तो पता लगा कि प्लान के साथ एक अपना फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिसका टीआरए बोलते हैं, ट्रांजैक्शन ऑडिट वाला, वो आना चाहिए। वो मैं भी आज ढूंढ रहा था, ईमेल चेक कर रहा था मीटिंग के दौरान, उसमें कहीं नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो गया इसीलिए वो मैंडेटरी नहीं है? नहीं क्योंकि नहीं, ये ऐसा तरुण जी ऐसा कुछ नहीं होता। जितना भी, इवन आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं, एक अपडेट दे देता हूँ। मंडे को सीओसी है, मंडे को एनसीएलटी कोर्ट में ये केस फाइल है, इंडिया कौन सी इनको केस? कौन सी विशाल केस? फैब्रिक्स, विशाल फैब्रिक्स वर्सेस अच्छा। एविजे डेवलपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके अंदर जितने भी आईएफएल के केस हैं, जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस हैं, जितने भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के केस हैं, और अब अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का केस है, वो सब के सब एक दिन सुनवाई पे आएंगे। परसों है, ये भी हम आपको बता देंगे, और इस बार हम सबको लाइव मौका देंगे कोर्ट में क्या होता है और एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो लाइव आप सब लोग वहाँ पे जुड़े। वो हमने आपके अपार्टमेंट और ओनर एसोसिएशन ने वो प्रबंध किया है, आप खुद देखना वहाँ विनय जैन के वकील क्या बोल रहे हैं, आईआरपी के वकील क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या बोलते हैं, आईएफएल क्या बोलता है, और आपकी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन क्या बोलती है, दूध का दूध और पानी का पानी। तो उसमें सारे केसेस को रखा गया और उसमें ये फोरेंसिक ऑडिट का केस भी शामिल है। अच्छा, तो ये सारे केस को क्लब कर दिया क्या? एनसीएलटी में होता ही ऐसे है, क्लब नहीं किए जाते। नहीं वो नहीं, क्लब मतलब है सेम कि एक ही सेम रिलेटेड क्वेरी हमेशा अगर रहता है तो एक साथ होता है। हाँ, ताकि ये डिसीजन लेना जज के इसकी लिए नॉलेज आसान है हो मेरे जाए। को। हाँ 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 हाँ। तो वो सारे के सेम। सारे सेम डे में जो है वो मैच करा के उस पर सुनवाई होगी, और कल को ये रेजोल्यूशन प्लान जब पास होगा, ये भी उसी का हिस्सा बन जाएगा वहीं। तो तो ये ये सब टीआरए भी डिस्कशन होगा जो ये जानने के बाद भी वो 3:30 बजे की मीटिंग रख रहा है? हाँ, वो तो इसलिए रख रहा है कि होम बायर 4 पैर वाले हैं, तो फटाफट इससे पहले वहां पर कुछ हो जाए, होम बायर एसोसिएशन वहां पहुंच गई है उसके खिलाफ, कुछ हो जाए, वो और विनय जैन के ऊपर कोई तलवार न लटक जाए, तो होम बायर से फटाफट आगे बढ़ा के प्लान बढ़ा दूं। वो डिस्कशन तक नहीं करेगा सीओसी में, ये कहेगा कि एक सहमति नहीं बननी, प्लान बढ़ाओ आगे। तो एक बार सीओसी ने पास कर दिया तो वो सेफ गार्ड कर लेगा अपने आप को कि भैया होम बायर ने, मतलब होम बायर नहीं कहेगा वहां पे, तो वो सीओसी है, सीओसी ने मेजोरिटी से इस प्लान को पास करा, सर मैं क्या करता, तो ये एक तो ही पास प्लान ही था। होगा। ये तो पास ही होगा। हम लोग 30-32 लोग हैं मीटिंग में, हाँ 30 तो का मान लीजिए 100 लोग होगा, बाकी तो मेजोरिटी उनके पास नहीं, ही है, मैं तो ये तो। उनकी मीटिंग में कितने होते हैं, वो तो मीटिंग ही नहीं करते, जीरो होते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मीटिंग तो नहीं है, लेकिन प्लान पास हो जाएगा। हम लोग 100 लोग नो करेंगे, वहां नहीं, तो मैं 1000 लोग यस करेंगे। प्लान पास होगा तो आप सब 30 लोग क्या कर रहे हैं, धुआं उठा सकते हो, बताओ लोगों को समझाओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि 1000 लोग मीटिंग में आएंगे
विनय जैन का डर इतना है कि कहीं ऐसा ना हो पापा नाराज हो जाएं अगर मैं एओ तो की सही मीटिंग है। में चला गया। तो लोग स्वार्थी हैं, उन्हें नहीं पता पापा नहीं है वो राक्षस है भाई। उन्हें पापा और राक्षस में फर्क नहीं पता, तो अब उनको कौन समझा पाएगा इस उम्र में। उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, कईयों के तो बच्चे कमाने भी लग गए, क्या करोगे। तो कोई बात नहीं, अगर कोई गैर कानूनी काम है, डोंट वरी, एसोसिएशन इज देयर ऑलरेडी इन द सेम कोर्ट वेयर दिस प्लान हैज टू बी passed by the educating authority and everything has been placed on record before ये तो going to पता ही take लग रहा है, ये तो पता ही लग रहा है कि हम लोग जौहर करने जा रहे हैं। हम लोग खुद जाके, पहले जैसे होता था, जाके खुद जाके आग में जाके कूद रहे हैं। ना ना चिंता इतनी मत कुछ मानो। जान, अरे इतना जानने के बाद भी अगर लोगों की ध्यान भटकता नहीं है या समझते नहीं है, अभी भी जीरो का जुमला सही है, सही कहा। किसी ने कहा था कि पिछले मीटिंग में कि जीरो का जो मार्केटिंग किया है, इतना बहुत बढ़िया मार्केटिंग हुआ है कि सब चुप। नहीं, मार्केटिंग ना भी होता है, विनय जैन कहता कि 300 की है तो भी अपने पापा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। वो आप सही भूल है। जाओ, जीरो की कोई बात नहीं है इसमें, जीरो समझ ही नहीं रहा कोई ना, वो पूछ रहा कि जीरो कैसे है। तो हम इसे जीरो की मार्केटिंग ना कहे, हमें लग रहा है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊं, कोई भी आदमी पंगा नहीं लेना चाहता किसी से, और उसको लग रहा है जो सबके साथ होगा मेरे साथ हो जाएगा। वो समझ ही नहीं रहा कानूनी बाउंडेशन में मैं अपने आप को फंसा रहा हूँ। तब भी निश्चिंत रहे, एओए है वहां पर, और जहां पर जो करना चाहिए था हम लोग कर चुके हैं, और जो यथासंभव होगा, बाकी ईश्वर की इच्छा है। देखो अब इसमें ज्यादा सोचने समझने का कुछ नहीं है। एसोसिएशन के 5 साल पूरे हो गए, उसका सर्टिफिकेट भी अभी रिन्यू के उस पे है, हालांकि हम जो है प्रॉपर लीगल है अभी कानून के आधार पर, बट अगर हो गया एसोसिएशन ही कैंसिल हो गया और किसी को कोई लेना देना नहीं है, और एसोसिएशन में फंडिंग ही नहीं होगी, कौन किस तरीके से कहाँ पे कैसे लड़ पाएगा। क्या आशीष पराशर 1200-1500 परिवार के लिए अपनी जेब से, भाई मैं अपना समय दान दे सकता था, दे दिया, श्रम दान दे सकता था, दे दिया, मैं अपना कैरियर दान दे सकता था, कोई नहीं देता, दे दिया, मैंने अपनी सोशल लाइफ दान करनी थी, दे दी। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं करोड़ों रुपए अपनी जेब से लगा के उनकी जिंदगी की लड़ाई लड़ूंगा, तो शायद भाई ये कोई नहीं मैं, करता। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, होता तो शायद मैं करने की सोचता है, भगवान तो नहीं है कोई, लेकिन नहीं नहीं, मेरे पे खुद नहीं है ठीक है, पैसा। ठीक है। तो वो वाली पॉइंट पे थोड़ा सा बोलिए, जो एमएसएमई में क्या इसने रजिस्टर्ड किया है, जो प्रोविजनल मिला हुआ है सर्टिफिकेट, उसको क्या हाँ ठीक ऑन है। बेसिस ऑफ दैट कि क्या वो ये किसी को मतलब एग्जाम्पशन है क्या कि हम ये रिपोर्ट नहीं, ना कुछ लगाएं? कोई फायदा नहीं मिलना, सेक्शन 240A का उसमें कुछ भी नहीं है, बस एलिजिबिलिटी में उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करी गई है, और वो भी आरपी ने कराया है रजिस्ट्रेशन, और सीआईआरपी प्रोसेस चलने के दौरान कराया है, टोटली इलीगल है। मतलब पता लगता है कि हैंड इन ग्लोव्स है बिल्डर और आरपी, और मिली भगत करके एलिजिबिलिटी उसको पास कराई गई गैंगस्टर क्रिमिनल को। हाँ, तो वो तो बट पता ही लग रहा इसमें है, जब हाँ, एवीजे का मालिक अनिल तयाल है, टीम है जो भी है जिसको हम ले लें, और वो कैसे उसको, वो फिर यानी कि एमएसएमई तो वही करा रहा है, तो उसमें प्रोविजनली उसको बेनिफिट कैसे दे रहा है? इतनी तो अकल होनी चाहिए लोगों को। फिर भी हाँ छोड़िए। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को चिंता मानने की जरूरत नहीं है। होम बायर अगर ना करें पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मेजोरिटी से पास भी कर देते, तो मैंने बताया कि 20 पेज के कानूनी 8 हमारे ऑब्जेक्शन है, हमारे ऑब्जेक्शन नहीं है, कानून के ऑब्जेक्शन है। ये एनसीएलटी भी देखेगी, हम ऑलरेडी एनसीएलटी में पहुंच चुके हैं, तो या तो इनको दूर करके प्लान आगे बढ़ाया जाए, यही हमारी मांग है, या फिर इसको जो भी कानूनी वैधता उससे हटाया जाए, और एओए का रेजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी बिना एग्जॉस्ट करे आगे बढ़ाया गया, और आरपी के पास आज भी अवेलेबल है, तो आगे क्या और देखे जाए, नई यूआई निकाले। अगर कानूनी तौर पर कोई प्लान वैध नहीं है तो आगे तो प्रोसेस चलेगा ही ना, लिक्विडेशन थोड़ी होगा, और लिक्विडेशन के लिए ऑलरेडी वहां बैठे हैं। और सिर्फ आप नहीं हो, आपके तो मान लो किसी के ऑन एन एवरेज 40 लाख रुपए लगे हैं इंडिविजुअल होम बायर के, जो वोटिंग कर रहा है। भाई ऐसे भी लोग हैं जिनका 20 करोड़ लगा है, ऐसे भी लोग हैं जिसका 134 करोड़ रुपया लगा है, ऐसे भी लोग हैं जिसका 56 करोड़ रुपए लगा है, और ऐसे तो तमाम हैं जिनका टोटल मिला के 250 करोड़ लगा है। तो क्या वो 5% पे चुप हो जाएंगे? वो बैंक, नेशनलाइज बैंक, नंबर 1 नंबर 2 बैंक इंडिया के, जिनके सामने बड़े बड़े धुरंधर कंपनियां नहीं टिकती, वो विनय जैन के 5% पे चुप हो जाएंगी क्या? तो हम अपने गर्दन को तो दे ही रहे हैं। आपकी बात का सीधा सा आंसर यह है कि हम फांसी का फंदा भी दे रहे हैं, साथ में गर्दन भी ले ले, तू फांसी का फंदा भी ले ले।
मतलब हिंदुस्तान का पहला केस होगा जो इस तरीके से ये रेजोल्यूशन प्लान पास हो जाए और सब उसमें खुश हो जाए। प्लान पास ही नहीं होगा, लिख लो। मैंने तो अपना फ्लैट फ्री में दान करने के लिए बोल रखा है, उसके पीछे बहुत बड़ी बैकिंग है और बहुत बड़ा मंथन है। इसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट भी फेक है, सिविल रिपोर्ट विनय जैन ने लगाई है वो भी फेक सिविल रिपोर्ट है, पीडीएफ को काट छाट करके मैनेज करा गया है। पीडीएफ एडिटर आज कल आता है, वो लगा दी रिपोर्ट एफिडेविट के साथ। तो इसको सिविल कोई रिपोर्ट चेक कोई, करने वाला कुछ नहीं होता है। तो ये तो ऑब्जेक्शन लगाए हैं ना, वो कह रहा है मेरे वकील को पता है, और दोनों सिविल रिपोर्ट आईआरपी की टेबल पे हैं। कल ये आप सुनना, सब लोगों को मैं अगर मौका मिल पाया, कितने लोगों को अलाउड करेगा या नहीं करेगा, बट हमने ओपन की वहां पर गुंजाइश रखी है, कोशिश करी है, देखो कितना हम सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन कुछ लोग तो कर ही पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि जितने लोग आ पाए वो आ जाएं उसमें। तो देखना वहां पर ये पॉइंट जो है डिस्कशन में आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड में है और आरपी इसका कहीं जिक्र नहीं कर रहा। एक सिविल रिपोर्ट, मान लो तरुण रे साहब की सिविल रिपोर्ट करानी है, वो आशीष कराए, वो खुद कराए, उनका बैंक कराए, ऑल ओवर इंडिया में सेम रिपोर्ट आएगी, सेम रिपोर्ट आएगी। इसकी 2 रिपोर्ट है अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। क्यों नहीं बताया सीआईआरपी में, क्यों इसने जो है उसको सर्कुलेट नहीं करा पूरी जनता को? ये कहता है कंप्लायंस है, सबसे बड़ा कंप्लायंस ही उल्टा है, सिविल रिपोर्ट ही झूठी है। तो इसको कहता है कि सिविल रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की सिविल रिपोर्ट क्यों मांगी, उसकी वजह से प्लान क्यों रोका 3 दिन? हमने दी ना अपनी। तो बहुत सारे इसमें कानूनी लकूने हैं, वो सिविल रिपोर्ट कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा आपको, सबकी ईमेल पर आपकी एसोसिएशन करा देगी, डोंट वरी, हम है ना। आशीष जी, आपका कहने का ये मतलब है कि अगर ये प्लान अगर मेजोरिटी में पास भी हो जाता है विनय जैन का, इसके बाद भी हमने जो अभी ऑब्जेक्शन फाइल किया, इसके बेसिस पे हम तख्ता पलट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछने वाला अपना नाम भी बताएं। अभिषेक बोल रहा हूँ मैं। अभिषेक जी, ओके, हाँ आपका नाम मैं शायद देखा नहीं नीचे। हाँ अभिषेक जी, हम तो छोटा सा हिस्सा है तख्ता पलट करने के लिए। मैंने आपको बताया 134 करोड़ भी किसी के लगे हुए हैं, 56 करोड़ भी किसी के लगे हुए हैं, सारे बैंक भी शामिल है। ये सबको अपने टीआर की तरह अपने हाथ की कठपुतली समझ रहा है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हाँ, वो तो नहीं हो सकते, करेक्ट है, वो नहीं हो सकते। तो वो भी ऑब्जेक्शन फाइल किए, हमारे साथ पार्टी है, करेक्ट। उन सबने भी ऑब्जेक्शन अपने ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो और वो उनका तो भी काफी, केस सुनवाई पे। हाँ वो तो काफी सोर्सफुल आदमी है, तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ बनकर हम उल्टा घुमा सकते हैं उसको, मतलब एनसीएलटी के सामने वो बाइंडिंग कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल, ये प्लान पास ही नहीं हुआ, ये कानूनी तौर पर वैध नहीं है। माने अगर हम सारे होम बायर्स पास कर दे, उसके बाद भी उल्टा उसके बाद भी हम फंस जाएंगे। मतलब अच्छा। इसको लीगली सारी अपनी वो तो दे चुके होंगे, और फिर प्लान ही पास नहीं होगा। 4 साल हो गए जेपी का प्लान अभी तक पास होने के बाद सीओसी में फ्लोर पे नहीं आया। तो आप बोल रहे हो कि हमने पास कर दिया, उसके बाद भी मैंने और गंदा फंस जाएंगे, आप कहने का मतलब है? सीआईआरपी कॉस्ट चलती रहेगी, वो पैसा भी हमारे ऊपर आएगा, इसलिए तो वरीड हूं मैं। और मुझे क्या चिंता है, मैं क्यों लोगों को नो कराने को कह रहा हूँ? गर्दन क्यों फंसेगी? गर्दन नहीं, पर इसलिए सर फंसेगी, मैं ऑनेस्टली रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी जो सेंटीमेंट चल रहे हैं ना, लोग सारे यस में जा रहे हैं, मैक्सिमम पब्लिक यस में है, ठीक है। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, मेरा दिल एकदम वो हो जा रहा है, पर कोई उपाय नहीं है। सारे कोई नहीं, ठीक है। मैं जिससे जो भी मैं फीलिंग आ रही है, वही फीलिंग आ रही है, बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है। और मेरे को लग रहा है ये जो भी अगर वोटिंग में आया, ये यस में आएगा, पिछले 3 बार की तरह। अब इसके बाद की तैयारी, अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस पे सोचे ही ना। देखो, जो आज नो करा रहे हैं, यस करा रहे हैं, वो कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है, वो कहीं आज तक उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, और कल को नजर भी नहीं आने वाले, और वो इसको ठीक भी नहीं कर सकते, उनके पास कोई पावर नहीं है। तो जो भी हमारी तैयारी आप जो बोल रहे हो एकदम सही है। अब यस के बाद क्या करना है कि हम कहीं ना कहीं हमारी चीज बची रहे, हम चलती रहे, वो एक तरीका दिखाना पड़ेगा, वो जो आप कर रहे हो करेक्ट है। नहीं, हम तो इसको जेल भेज देंगे जी, हम पे तो सारे प्रावधान है, हम तो आएंगे बेल पे कभी ना कभी। हमारे साथ जो ये कर सकता है कर रहा है, क्रूरता। लेकिन जो ये 1500 होम बायर के साथ कर गया 7 साल, और आगे कर जाएगा, तो बच जाएगा क्या ये? और जब हम इसको नहीं बख्श रहे, तो उसके टीआर पीआर किस गिनती में? अभी तो हमने अपनी पावर का कोई इस्तेमाल ही नहीं करा। आज तक हमने कोई भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी, ये सोच के कि भाई सब होम बायर हैं, हम विनय जैन से लड़ सकते हैं, आईएफएल से लड़ सकते हैं, आरपी से लड़ सकते हैं, क्या हम किसी टीआर से नहीं लड़ सकते भाई?
उनसे ज्यादा तो इतने पढ़ाई लिखाई तो कर रखी है हमने। मैं तो डिफेमेशन में फंसा दूंगा तो एक आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। सहन कर लिया ना, क्योंकि अपने ही भाई थे सब। कहीं ना कहीं 6 साल हमारे साथ खड़े रहे, तो मैंने कोई कुछ नहीं करा, गाली सुनता रहा, इनके झूठे इल्जाम सहता रहा। बट ठीक है, उसका लोगों ने भी सुना और उसको मान भी लिया और उनको वोटिंग भी कर दी। तो सर भाई वापस अब ये करेंगे, तो वापस करेंगे सर, सारे अंधे हो चुके हैं, वापस करेंगे, लिख के रख लो आप, हाँ करे लिख करे। के तो रखो। अगर वो कर रहे हैं तो फिर भाई उनको क्या रोका जा सकता है? जिसने शराबी से ही शादी करनी है उसको कौन पड़ोसी हो आप नहीं, मैं कहाँ तक समझ रहा हूँ समझाओगे? आपकी बात, पर हम आपकी जो मेहनत है, हम लोगों की जो मतलब वो है, मतलब वो कैसे हम आगे अपना लीगल पॉइंट से हम सही नहीं रहे। नहीं, मैं अभिषेक जी आपको क्लियर कर दूं, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं करा और ना मैं उस एहसान को जताता। मैंने अपने फ्लैट की लड़ाई लड़ी है, उसके बदले मुझे जो भी मिला वो मेरी किस्मत, मेरी चाहत, मेरे डिसीजन, ठीक है? उसमें किसी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। और मैं जो आगे करूंगा उसमें भी वो स्वतंत्र रूप से मेरा या मेरी टीम का डिसीजन होगा। जो उसमें साथ आएंगे वो उस टाइम हमारी टीम हो जाएगी, जो साथ नहीं आएंगे वो जिस माहौल में फंसेंगे उनकी किस्मत, उनको जहां ले जाए वो जाने। बट मैं इतना जानता हूं कि मैं कभी भी किसी को अपने आज की कंडीशन के लिए या अपने डिसीजन के लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराने जाऊंगा और ना ठहरा रहा आज तक भी। हाँ ये जरूर है कि जिन लोगों ने धोखाधड़ी करी है, झूठ बोला है और झूठे इल्जाम लगाए हैं, एसोसिएशन को बदनाम करा है, ये वाकई में कभी भी माफी करने के योग्य नहीं है। आज उनकी वजह से ही विनय जैन और उसके दलाल हमारे सिर के ऊपर आज बैठ के फिर दोबारा से हमारे को गुमराह कर रहे हैं और हम 6 साल पीछे आ गए और ये बहुत जल्दी हम समझेंगे। तो उसकी माफी किसी को नहीं है, बट ये है कि भाई मैं जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा रहा और जो कुछ भी करा है, जो मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। सर अगर हम नो में वोट करते हैं, ऑब्वियसली ये जो नो में वोट करेंगे, तो उसके बाद आप कल कह रहे थे कि हम डिस्ट्रेस उसमें आ जाएंगे, डिस्ट्रेस क्रेडिटर, आई थिंक आपने एक टर्म यूज किया था, हाँ हम डिस्ट्रेस, डिसेंट, वो डिसेंट, पूछा सॉरी, भी था अभी किसी ने, हाँ होम बायर उसमें हाँ आते नहीं है। हाँ, बट हम अपने जो केसेस हमारे जहां भी चल रहे हैं, हम इसको ये बेनिफिट नहीं लेने देंगे कि 100% होम बायर मेरे फेवर में और एसोसिएशन फर्जी थी, ये सब था। तो हमें तो नो करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं वो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ डिसेंट होने के बाद क्या कानून की नजर में हमारा क्या स्टेटस कम हो जाता है एज अ हम जेन्युइन होम बायर? नहीं नहीं, कुछ नहीं कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अच्छा, आपको इनफैक्ट अभी रिजोल्यूशन प्लान में होम बायर उस कैटेगरी में नहीं है। तो एज फार एज दिस रिजोल्यूशन प्लान इज कंसर्न, after getting the no and plan passed by the yes of the majority, this plan would be exempted as plan passed by 73% complete vote of home buyers. तो अच्छा, आप यस करें नो करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेजोरिटी का साथ होगा वो सबके ऊपर लागू हो जाएगा। तो ऐसे ही नो करेंगे तो भी यही होगा। तो कोई फायदा नुकसान नहीं होने जा रहा है इसमें। लेकिन हाँ, नो करेंगे तो आगे अगर कोर्ट केसेस चलते हैं तो उसका बेनिफिट नो करने वालों को हो सकता है, होगा, मतलब हो क्या सकता है, होगा ही होगा। और वो लीगल बाइंडिंग में नहीं फंसेंगे यस वालों के। अच्छा, तो हमारे को नो तो करना ही पड़ेगा और नो ही करना आवश्यक है। आशीष, लिक्विडेशन कॉस्ट का फर्क भी बता दो इसमें। यस करेगा हाँ तो जैसे बीबीए जो डॉक्यूमेंट है, अभिषेक जी, जो बीबीए के डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा सबसे लास्ट पेज में आपका पेमेंट लिस्ट आता है ना? यस, एनेक्स आपने ना, तो वंस दिस रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, even that payment is considered invalid. It supersedes everything. इसका मतलब एक शब्द में बोला जाएगा तो आप यस करोगे, आपको ये फ्लैट चाहिए तो दोबारा पूरा पेमेंट विनय जैन को देना पड़ेगा, या वो जो जितना अमाउंट मांगेगा वो देना पड़ेगा। नो करोगे तो आपको रेजोल्यूशन अमाउंट है, लिक्विडेशन अमाउंट है, उसके ऊपर प्लस 5% कंसिडर किया जाएगा। मतलब फायदे में रहेगा आप नो करेगा तो। सिंपल। एट द टाइम ऑफ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कृष्णा, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। मतलब यस करके तो हम बंधुआ मजदूर बन रहे हैं और कुछ नहीं मिलेगा, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। यस करके फिर भी बचे हुए हैं और इसको चैलेंज करने के लिए भी ओपन है। अदरवाइज हमारे हाथ कट जाएंगे, आप कहीं केस भी नहीं फाइल कर सकते। आपने खुद प्लान को सपोर्ट करा है, इसका वकील उठा के वो वोटिंग लगा देगा। तो एटलीस्ट इंडिविजुअली हमें नो करना ही चाहिए। और मैं ना तो ना हमें भाई, सबको बताना चाहिए यार, करे ना करे उनकी मर्जी। एसोसिएशन अपना डिसीजन सबको बताएगी जी, सब समझदार पढ़े लिखे हैं। जो आज यस कर रहे हैं वो पछताएंगे, शक्ल नहीं दिखाने वाले। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होना इसमें।
अरे सबने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए इंटरेस्ट भरा था उस टाइम पे 2014 15 ये वही 16 में। बिल्डर है। अभी यस करेगा अभी तो भी आपको कौन पूरा अभी भी अमाउंट कौन देना मुंह दिखा रहा है? अभी भी कौन वही। मुंह दिखा रहा है? अभी भी कोई मुंह दिखा रहा है? मुझे याद है उस टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था, मतलब बताओ सबके 1.5 2 लाख रुपए 3 BHK में लगा के वो ले रहा है, सब इकट्ठे होके करो। लेकिन उस टाइम पे भी यही था, अरे सब लोग दे रहे हैं चलो दे दो। दे दो, करेक्ट, याद है, मुझे भी याद है, बिल्कुल सही कहा जी आपने। किसी को 10,000 किसी को 20,000 किसी को कुछ डिस्काउंट दे दिया, सबने खुशी खुशी दिया था उस टाइम। 75,000 हमने दिया है। वही सर, वो 1 BHK से लेके 3-4 BHK तक 50,000 से लेके 2-3 लाख तक किसने लिया। 75,000 हमने दिया है। सर जैसे कल हम बोल रहे थे कि ये टॉप जो 5-6 जो गड़बड़ वाले पॉइंट्स हैं, इसको खाली एक पन्ने में हिंदी में छाप कर हम हर फ्लैट में घुमा सकते हैं सुबह, ये 2-3 दिन खाली, माने वोटिंग आने के पहले तक। कर दीजिए सर, कर दीजिए अभिषेक जी। 4 पॉइंट है। हाँ। बीबीए सुपरसीड कर देगा, आपको पूरा हाँ। फ्लैट का पैसा देना पड़ेगा। हाँ, यस correct, करेगा, सिंपल, मोटे-मोटे वेरी 4-5 सिंपल, पॉइंट बस। इतना हाँ। ही है। आपको इतना ही समझाना है, पूरा फ्लैट का पैसा दोबारा देना पड़ेगा विनय जैन को, या जो वो मुंह मांगे नहीं, आपको। उस पे ये भी लिख दीजिए 1 BHK में 25 लाख, 2 हाँ, BHK में जो 40 नहीं लाख। जो उसका मांगेगा वो देना पड़ेगा। नहीं, आप अमाउंट लिखो नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, अमाउंट लिखो सर, फिगर डरेंगे फिगर नहीं। फिगर दे दो, फिगर दे फिगर दो। लिखो। फिगर हर एक फ्लैट का करो। डिफरेंट डिफरेंट होगा ना, हर एक बीबीए का कोई डिफरेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक फिगर दो ना, तो दिमाग अच्छा में वो जी, फिगर हाँ, बैठेगा। हाँ। ओके ओके सर। दिमाग में वो आप ये फिगर चार जो बैठेगा। मोटे पॉइंट है ना आपके, एक सुपर सीड वाला हाँ। पॉइंट हो गया, दूसरा पार्किंग हाँ। स्पेस वाला पॉइंट हो गया, और तीसरा 24 महीने का आपको एक शॉट में आपको अपफ्रंट आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। इट विल कम एंड विद इन अ मंथ। नहीं सर, हेलो, वो भी कब? CRP प्रोसेस के पहले वाला मेंटेनेंस, मैंने हाँ, आपसे exactly. 5 साल पहले का भी आपसे पैसा मांगेगा, मांगेगा, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। ठीक वो है, तो आशीष जी ने कहा ना, वो कर दो, पोजीशन टू इंटीमेशन डेट वो लिख दो, पोजीशन टू इंटीमेशन डेट से लेके शुरुआत से लेके। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हैं, उसमें यह है कि जो भी शॉर्टफॉल होगी वो होम बायर को देना है। हाँ, वो भी देना है, शॉर्टफॉल भी होम बायर को देना है। सर ये 4-5 कुछ भी मोटे shortfall पॉइंट हो लिख गए। देंगे ना। सर ये 4 पॉइंट आप लोग नहीं, मतलब लोग सुनने के बाद भी यस वोट करने के लिए तैयार हो रहा है, फिर आशीष और उसकी टीम क्या कर सकता है ये बताइए। नहीं, हम समझ रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं सर, देखिए आज हम कोशिश ही कर सकते हैं जो अभी भी पढ़े लिखे जो है कुछ अपना एच टावर में वो सस्पेंडेड डायरेक्टर विनय जैन है, ये सुनना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, बाढ़ में नोबल जाए। लॉरेट, अभी कोई बात वो नहीं, बिल्डर ही बाढ़ में जाए, क्या समझा। बाढ़ में जाए। कोई बात सर, नहीं, हम छोटी-छोटी नोबल लॉरेट बातें विनय हैं। जैन बोलना शुरू कर देंगे, कोई बात नहीं, सारे हम बोल देंगे। छोटे-छोटे बातें हैं, विनय जैन बॉस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारा एजेंडा चलाना है, ठीक है। बिल्कुल अगर वो- बिल्कुल, हमको आज वो जो 4-5 समझ में आता है, जो दिखता है, जो सच है वही तो हम वही अपने मैं कह फ्लैट रहा की हूँ। दोबारा कीमत क्यों दे। और सर, इसको यही तो कह अगर रहा ये हूँ। इतना भी ये हाँ। हमको तो अपना AR अनुराग ने समझाना चाहिए यहाँ पे पब्लिक मीटिंग प्लेस में सर पार्क छोड़िए में ना आके। सर, वो लोग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप छोड़ दीजिए उनकी बात। अभी आपके